हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस इंडस्ट्री एनालिसिस की डिस्कशन में व्हाट विल बी डूइंग इज दैट विल बी एनालाइजिंग वन ऑफ द इंडस्ट्रीज जहाँ पे बहुत मैसिव कैपेक्स बूम चल रहा है। तो पावर सेक्टर के अंदर ओवर द लास्ट 3-4 इयर्स अगर आप एसओआईसी का चैनल देखते हैं, स्पेशली अगर पावर सेक्टर देखें या सनराइज इंडस्ट्रीज का देखेंगे, सो वी हैव कवर्ड न्यूमरस सनराइज इंडस्ट्रीज। पहले आपको याद होगा, आज से 2-2.5 ईयर पहले हमने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एनालिसिस करा था। कोई सेमीकंडक्टर्स की बात भी नहीं करता था। अब सेमीकंडक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड थीम एट द मोमेंट, राइट? सिमिलरली हमने एआई नीड्स पावर, हमने एक एआई लेड एनर्जी डिमांड के ऊपर एनालिसिस करा था। देन वी आल्सो डिड अ वेरी डिटेल्ड इंडस्ट्री एनालिसिस on the green energy and its proxies. It's already available on our channel. All these done over the last 2 to 3 years. Even we covered one of the power backup industries, जिसके नाम हमने किर्लोस्कर ऑयल इंजन और कमिंस की बात करी थी आज से 18 to 24 months पहले, कि अगर डेटा सेंटर्स लगेंगे तो आपको पावर बैकअप की डिमांड जरूर रहती है। तो कवरिंग विद दिस थीम की इस डेकेड में पावर का कैपेक्स बहुत हो रहा है। तो टुडे वील बी कवरिंग एन इंडस्ट्री जो सीमिंगली एक डाइंग इंडस्ट्री लगती है, बट यहाँ पे भी ग्रोथ बहुत आ रही है। तो हम कौन सी इंडस्ट्री की बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपेक्स बूम दैट इज हैपनिंग इन द थर्मल पावर सेक्टर। थर्मल पावर क्या आती है? थर्मल पावर इज द पावर विच इज जनरेटेड यूजिंग कोल। तो कोल यूज होता है थर्मल पावर जनरेट करने में। तो इंडिया के अंदर अगर आज आप थर्मल पावर प्लांट्स देखते हैं, तो 243 गीगावाट्स की कैपेसिटी है, जो नेक्स्ट 4 to 5 years में नियरली 80 to 97 गीगावाट्स का एडिशन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन अगर प्लान टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाते हैं नहीं हो जाते। इंडिया में अगर आज आप नॉन फॉसिल बेस्ड पावर देखते हैं, दैट इज सोलर एंड विंड, तो दैट इज क्लोज टू 283 गीगावाट्स, राइट? तो 283 गीगावाट से नॉन फॉसिल को 500 गीगावाट्स तक ले जाने का टारगेट है। बट प्रॉब्लम क्या है? एफिशिएंसी के अंदर। अगर 243 गीगावाट्स थर्मल पावर है वर्सेस अगर सिमिलरली 280 टू 290 गीगावाट्स नॉन फॉसिल बेस्ड पावर है, तो प्रॉब्लम क्या रहती है कि सोलर एंड विंड इंटरमिटेंट सोर्सेज ऑफ पावर है। इंटरमिटेंट माने कि सोलर आपका 3 PM के बाद पीक आउट कर जाता है। अगर हम टाइमिंग देखते हैं तो 6 AM टू 6:30 AM के बीच में, 3 PM के बाद सोलर की जो कैपेसिटी होती है पीक आउट हो जाती है, बिकॉज सन जो आपकी सनलाइट होती है वो थोड़ी सी डिम होने लग जाती है ना। आफ्टर 5 PM तो बिल्कुल ही बंद हो जाती है। सिमिलरली विंड एनर्जी की बात करते हैं तो इंटरमिटेंट सोर्स ऑफ पावर है। तो जो ग्रिड का बेस लोड होता है, सपोज करते हैं अगर इंडिया में डेटा सेंटर्स लग जाते हैं बहुत सारे, राइट? तो 24 आवर्स डेटा सेंटर्स को पावर चाहिए, राइट? अगर आज 1.5 गीगावाट्स की कैपेसिटी है डेटा सेंटर की, तो इंडिया में 7-8 गीगावाट्स की हो जाती है FY30 FY31 तक। तो पावर चाहिए ही रहेगी, वो भी 24 आवर्स के लिए। तो क्या आएगा? अगेन आपको जो बेस लोड कैपेसिटी होती है ग्रिड की, जहाँ पे आपको जनरेशनल लोड चाहिए या फिर आपको कंटिन्यूटी इन पावर चाहिए, तो वहाँ पे थर्मल पावर का नीड आता ही आता है। चाइना ने जस्ट इन 2024 अलोन एडेड क्लोज टू 100 गीगावाट्स ऑफ कोल बेस्ड पावर प्लांट्स। सिमिलरली मैं एग्जांपल लेता हूँ कूलिंग की। आज इंडिया के अंदर एसी का पेनिट्रेशन अभी भी 10 to 12% है, वेयर दिस नंबर इन द डेवलप्ड कंट्रीज इज क्लोज टू 90%। Whereas air conditioners take a lot of share when it comes to power, right? Because these are very power intensive, and also what happens कि AC की जो डिमांड है that starts increasing during the night hours। तो नाइट आवर्स को हम पीक आवर्स कहते हैं। तो आपके जो पीक आवर्स रहते हैं, तो पीक आवर्स के अंदर जो हमारा नाइट और इवनिंग का टाइम होता है, तो यहाँ पे सोलर की जनरेशन नहीं होती इतनी। तो अगेन क्या चाहिए होता है? बेस लोड पावर, जो किससे आती है? थर्मल पावर सोर्सेज से। सो दिस इज वाई थर्मल पावर का केपेक्स रिवाइव हो रहा है। तो इंडिया के अंदर देखते हैं तो अभी 80 टू 97 गीगावाट्स के बीच में थर्मल पावर ऐड हो सकती है। एंड ये जो केपेक्स है 80 टू 97 गीगावाट्स का, डिपेंडिंग अपॉन कितना ऐड होता है, दिस केपेक्स नंबर विल एनीवेयर बी बिटवीन 7 to 10 लाख करोड़। तो अपना जनरेशन साइड पे तो आपने ऐड कर दिया थर्मल से, फिर ट्रांसमिशन साइड भी चाहिए होगी, तो ट्रांसमिशन दोनों के लिए कॉमन है, दैट इज़ फॉर रिन्यूएबल एंड थर्मल के लिए भी आपको चाहिए रहेगा। तो मतलब दोनों में ही ट्रांसमिशन चाहिए होती है। तो अगर हम ट्रांसमिशन प्लस जनरेशन लगा दें, तो क्लोज टू 15 टू 20 लाख करोड़ का केपेक्स हो सकता है। बट अगर सिर्फ मैं थर्मल पावर प्लांट्स की बात करूँ, तो नियरली 7 to 10 लाख करोड़ केपेक्स की अपॉर्चुनिटी है, जिसमें बहुत सारी प्रॉक्सीज हैं और जिसमें बहुत सारी कंपनीज हैं। बट इसको समझने से पहले पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है इस टाइम पे, इन टर्म्स ऑफ कि क्या ये सेक्टर कैसे इवॉल्व हो रहा है एंड ओवर द ईयर्स क्या हुआ है सेक्टर में। तो अगर हम इस सेक्टर की एवोल्यूशन देखते हैं व्हेन इट कम्स टू थर्मल पावर प्लांट्स, तो थर्मल पावर प्लांट 2005 से 2012 में एक बहुत बड़ा बूम आया था। आपको याद है क्या? जेपी एसोसिएट्स, राइट? इसके अलावा टाटा पावर ने मुंद्रा में बहुत बड़ा प्लांट लगाया था, रिलायंस पावर ने लगाया था, अडानी पावर ने लगाया था, लैंको इंफ्राटेक ने लगाया था। सो ऑल दीज प्लांट्स व्हाट हैपेंड कि 80 गीगावाट की कैपेसिटी ऐड हुई थी 5 to 6 लाख करोड़ में।
एंड बेस जो इंस्टॉल्ड बेस था हमारा इंडिया में थर्मल पावर का 68 गीगावाट से 155 गीगावाट हो गया था, क्योंकि नेशन काफ़ी पावर डेफिसिट के थ्रू था। एंड 2003 में एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया था जिसने डी लाइसेंस कर दी थी जनरेशन ऑफ पावर, जहाँ पे पहले सिर्फ पीएसयूज जनरेट करते थे पावर, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में भी पावर जनरेशन के लिए अलाउ कर दिया। राइट, सो 2005 टू 2012 में बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज आई और मुंद्रा के पास काफ़ी लोगों ने कोल बेस्ड पावर प्लांट चलाए। अब इस टाइम पे प्रॉब्लम क्या आई कि कंसोर्शियम ऑफ बैंक्स होते थे, पीएसयू बैंक्स होते थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो सारे कंसोर्शियम ऑफ बैंक्स लेंड कर रहे थे इन प्रोजेक्ट्स को। एंड ये जो प्रोजेक्ट्स थे जो मुंद्रा के पास है या पोर्ट्स के पास है, इनकी क्या अजम्पशन थी कि हम इंडोनेशिया से कोल ले आएंगे, राइट, बिकॉज इंडोनेशिया से कोल सस्ता कोल मिलता था, उसकी प्राइसिंग भी कम होती थी। बट इंडोनेशिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुई कि इंडोनेशिया ने 2012 के बाद अपने कोल की प्राइसिंग चेंज कर दी और कोल की प्राइसिंग इन पैरिटी विद इंटरनेशनल प्राइसेस कर दी। तो ऑल ऑफ अ सडन जो आपकी पावर कॉस्ट की अजम्पशन थी कि इतने में सस्ते पे कोल आ जाएगा, वो ऑल ऑफ अ सडन ओवरनाइट महंगा हो गया। एंड काफ़ी सारे क्या हुए पावर सेक्टर के अंदर सिक एसेट्स, काफ़ी सारे एसेट्स पावर सेक्टर के अंदर खराब हो गए, जिससे 2012 के बाद एक लॉन्ग विंटर स्टार्ट हुई थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स में एंड पावर सेक्टर के अंदर। वो विंटर में क्या हुआ, तो यहाँ पे देखते हैं। तो पहला क्या हुआ, डोमिनो में फ्यूल क्राइसिस आया। इंडिया की कोल प्रोडक्शन शॉर्टन हो गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 204 कोल ब्लॉक्स कैंसिल कर दिया आउट ऑफ 218, बिकॉज करप्शन का बहुत बड़ा ब्लेम लगा गया। फिर डोमिनो इफेक्ट 2 क्या हुआ कि एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस स्ट्रेच होगी, तो कुछ कोल पावर प्लांट्स बन रहे थे, तो ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अप्रूवल नहीं दिया, तो 3 टू 5 ईयर से डिले हो गए प्रोजेक्ट्स। डोमिनो इफेक्ट 3 क्या हुआ कि ग्रिड जो हमारी पावर डेफिसिट थी, क्योंकि 2003 टू 8 में इकोनॉमी में बूम चल रहा था, आपको याद होगा। तो 2008 से 12-13 के बीच के अंदर पावर कैपेसिटीज तो ऐड होगी, बट इतनी डिमांड नहीं बढ़ी। तो जो हमारा प्लांट लोड फैक्टर होते हैं लाइक पावर प्लांट्स के, कि कितनी डिमांड आ रही है और कितना आपको प्लांट चलाना पड़ रहा है, तो प्लांट लोड फैक्टर्स 78% थे जो पीक पे थी, वो गिर के 53% के आसपास आ गए FY19 में। राइट, तो ओवर बिल्ड आउट हो गया। एंड ऑल्सो फाइनेंशियल कोलैप्स हुआ बिकॉज मैसिव इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन था एंड ओवर रन हो गई प्रोजेक्ट्स की, बिकॉज अप्रूवल टाइम पे नहीं मिले, तो लेवरेज ले रखी थी, तो दैट लेड टू फाइनेंशियल कोलैप्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स। एंड इससे डैमेज क्या हुआ कि 20 प्लस थर्मल पावर कंपनीज वर फोर्स्ड इनटू NCLT एंड लाइक योर बैंक्रप्सी कोड्स, राइट, और 2 लाख करोड़ का बैंकिंग सेक्टर का एनपीए हुआ, जिसमें नियरली 60 टू 80% लेंडर्स ने हेयर कट ले। तो आपको याद होगा पीछे की साडा एनर्जी ने एक पावर प्लांट अक्वायर करता है एसकेएस एनर्जी नाम का, सिमिलरली दैट वाज अ सिक एसेट जो एनसीएलटी से अक्वायर करा। तो ऐसे ही क्या हुआ कि 2021 के बाद क्योंकि पावर प्लांट्स का बिल्ड आउट होना बंद हो गया था, तो इंडिया के अंदर पावर डिमांड रिवाइव करने लगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की बात होने लगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होने लगी और इलेक्ट्रिफिकेशन की बात होने लगी, डेटा सेंटर्स की बात होने लगी, राइट, एंड साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात होने लगी, तो अ, ल लॉट ऑफ थिंग्स बिकेम पावर इंटेंसिव। आज हम ईवीज़ की भी बात कर रहे हैं, राइट? सो दिस हैज़ लेड टू अनदर गोल्डन एज फॉर द पावर सेक्टर एट द मोमेंट। तो रिन्यूएबल्स की तो मैं बात कर चुका हूँ। एआई लेड एनर्जी डिमांड में मैंने टीडी पावर की आपके साथ बहुत बड़ी डिस्कशन करी, राइट? आई थिंक सम टाइम वी विल आल्सो डिस्कस त्रिवेणी टर्बाइन्स में भी, इस वीडियो में मैं छोटा-सा डिस्कस करूँगा। बट बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ इमर्जिंग स्टार्ट हो गई कि जहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन के चक्कर में रिन्यूएबल साइड पे, बैटरी एनर्जी स्टोरेज साइड पे, यहाँ तक नेचुरल गैस पावर की साइड पे, कंप्लीट साइकिल पावर प्लांट्स की साइड पे एंड सिमिलरली अब थर्मल पावर प्लांट्स की साइड पे एक बेसिकली एक गोल्डन एज आई है पावर सेक्टर के लिए। तो इस फेज के अंदर देखते हैं, तो पहले हम स्पेसिफिकली थर्मल पावर की बात करते हैं कि इस फेज में क्या चल रहा है। कि इस फेज में जो डिमांड है, पहले जो 2005 टू 12 में थी स्पेकुलेटिव बेस थी, करंट डिमांड स्ट्रक्चरल है बिकॉज ऑफ न्यू एज इंडस्ट्रीज। फ्यूल सिक्योरिटी, पहले कोल ब्लॉक कैंसिल हो गए थे, अभी कोल इंडिया ने 1.15 बिलियन टन्स की माइनिंग करी है FY26 में, राइट? तो इंडिया में 200 ईयर्स का कोल स्टॉक पड़ा हुआ है इस टाइम पे, इस वजह से कोल गैसिफिकेशन की बात हो रही है। इंडिया में 200 साल के लिए कोल है और सिर्फ 20 दिन के लिए नेचुरल गैस है। डजंट मेक सेंस नो, व्हेन यू कैन यूज कोल एंड कन्वर्ट इट इनटू बेसिकली और गैस, तो गैस से आप बहुत चीज़ें बना सकते हैं। तो हम कोल गैसिफिकेशन की भी ब्रीफ में डिस्कशन कर लेंगे। फिर ऑफ-टेक रिस्क था पहले कि प्रीवियस साइकिल में हाई मर्चेंट एक्सपोज़र था, स्पॉट पे सेल करते थे। अब आपके पावर परचेजिंग एग्रीमेंट हो जाते हैं जो लॉन्ग टर्म रहते हैं, कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए आप पीपीएस कर लेते हैं 5 टू 10 ईयर्स के। एंड पहले लीवरेज बहुत थी, मतलब डेट बहुत ले रखी थी, अब लेवरेज कम हो गई है एंड बैलेंस शीट्स हैव एंडेड अप इंप्रूविंग, राइट? तो फेज़ 3 के अंदर क्या हुआ, लॉट ऑफ एक्विजिशंस आल्सो हैपेंड, क्योंकि इंडिया के अंदर बैंक्रप्सी कोर्ट आ गया, एनसीएलटी आ गया, तो एनसीएलटी के बाद बहुत सारे जो सिक पावर एसेट्स थे, देखिए जो पावर प्लांट्स खराब हो रहे थे, इसका ये नहीं मतलब कि पावर प्लांट चलना बंद हो जाएँगे। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी ने बनाया, उन्होंने डेट ज़्यादा ले लिया और उसको वो ठीक टाइम पे यूटिलाइज़ नहीं कर पाए और ठीक टाइम पे फंक्शन नहीं कर पाए। तो इस सिनेरियो के अंदर क्या होता है कि आपके एसेट्स जाते हैं एनसीएलटी में एंड जो बिग कॉर्पोरेट्स होते हैं, जो गुड कंपनीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं कि इन एसेट्स को सस्ते में खरीद लेती हैं।
तो हम देखते हैं कि क्या-क्या एसेट्स को बाइंग की क्या इकोनॉमिक्स बैठती है वर्सेस बिल्डिंग अ फ्रेश। तो अगर आप एनसीएलटी से किसी ने थर्मल पावर प्लांट लिया तो कॉस्ट पर मेगावाट 1.5 टू 2.5 करोड़ पड़ता है। व्हेreas ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में 8 टू 12 करोड़ की कॉस्ट है। टाइमलाइन 6 टू 18 मंथ्स की है उसको ऑपरेट करने की। ग्रीनफील्ड में 4 टू 5 इयर्स है। इक्विटी आईआरआर 20 टू 30% बैठ जाता है। व्हेreas ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में 14 टू 15% रहता है। एंड पे बैक यहाँ पे लेस देन 3 इयर्स भी हो जाता है। राइट, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो कैसी-कैसी रेज़ोल्यूशंस हुई। ईसार पावर जो है 1200 मेगावाट का प्लांट था, तो कोल ब्लॉक इश्यू थे। अडानी पावर ने 2022 में एक्वायर कर लिया। केएसके महानदी प्लांट था 1800 मेगावाट का। राइट, सो यहाँ पे कॉस्ट ओवररन हो गया। फिर जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने 90% हेयर कट पे एक्वायर करा। माने अगर सपोज करते 30,000 करोड़ का लोन था तो एंड में 3,000 करोड़ पे एक्वायर हुआ। राइट, सिमिलरली लैंको की बात करते हैं तो लैंको का 600 मेगावाट्स का प्लांट था। ग्रुप की इंसॉल्वेंसी होगी। अडानी पावर ने एक्वायर कर लिया 60 टू 70% हेयर कट पे। फिर जयप्रकाश पावर की बात करते हैं, जेपी पावर की 2800 मेगावाट का इंक्लूडिंग हाइड्रो पावर था। तो डेट रिस्ट्रक्चरिंग हुई। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने 9700 करोड़ पे एक्वायर कर लिया। ये बायलैटरल सेल थी। झाबुआ पावर की बात करते हैं, 600 मेगावाट का प्लांट था। अभी ऑपरेशनल है पर अंडर एनटीपीसी है। तो 70% का हेयर कट हुआ यहाँ पे। एनटीपीसी ने 13 टू 1500 करोड़ में ले लिया। राइट, सिमिलरली यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो तो लाइक छोटे-छोटे प्लांट्स में एक वीसा पावर भी था जो एनसीएलटी में है। तो वेरियस कंपनीज़ एक्वायर करा 70% हेयर कट पे। एंड नीचे अगर देखते हैं तो यहाँ पे उडुपी पावर का भी 1200 मेगावाट्स का प्लांट है जो अडानी पावर ने डिस्काउंट पे अप्रैल 2015 के अंदर ही एक्वायर कर लिया। तो काफ़ी सारे एसेट्स जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अडानी पावर एंड योर बेसिकली एनटीपीसी ने एक्वायर करे। तो एक्वायर करने से क्या फ़ायदा हुआ कि ओवर द इयर्स थर्मल पावर इंडस्ट्री में जनरेशन साइड में कंसोलिडेशन हो गई है। अब इतने सारे प्राइवेट प्लेयर्स नहीं बचे। तो मेजर कौन-कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने कैपेक्स अनाउंस करे, तो उनकी कैपेक्स अनाउंसमेंट देख सकते हैं। तो हम एक बारी मेजर कैपेक्स अनाउंसमेंट्स देखते हैं। तो एनटीपीसी की आज लाइक कोल बेस्ड पावर प्लांट एंड गैस बेस्ड पावर प्लांट देखेंगे तो 90 गीगावाट्स की कैपेसिटी है। फिर 30 गीगावाट्स और ऐड करना चाहते हैं राइट इन थर्मल पावर प्लांट्स बाय नेक्स्ट लाइक 6-7 इयर्स FY 31 तक। सिमिलरली अडानी पावर की बात करते हैं तो अडानी पावर का इस टाइम पे क्लोज टू 18.2 गीगावाट का कैपेसिटी है, which he wants to take to 42 gigawatts by FY 32 जिसमें प्योर प्ले मर्चेंट एंड पीपीए की बात करें, 40% कैपेसिटी फ्रॉम एक्विजिशंस की बात करें। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करते हैं, अभी 13.5 गीगावाट की कैपेसिटी है जिसको ये 23.6 गीगावाट लेके जाना चाहते हैं। सिमिलरली एक और कंपनी है एनएलसी इंडिया नाम की जो यहाँ पे केबेक्स एक्सपेंशन करी, आप प्रोजेक्ट्स में देख सकते हैं कि दे आर ऑल्सो गेटिंग इनटू थर्मल पावर प्लांट्स बिकॉज एनएलसी इंडिया लिग्नाइट को यूज़ करती है, लिग्नाइट एंड कोल को। राइट, एंड सिमिलरली हम बात करते हैं साडा एनर्जी को, तो साडा एनर्जी पास एसकेएस पावर के प्लांट्स हैं जिसको डबल करना चाहते हैं कैपेसिटीज को, तो हम जनरेशन साइड पे देखेंगे। बट दिस इज वाई द थर्मल पावर प्लांट इंडस्ट्री इज रिक्वायर इज बेसिकली रिवाइविंग एट द मोमेंट। एंड व्हाट इज द नीड फॉर थर्मल पावर हमने डिस्कस करी एंड हमने बात करी कि क्या फेजेस रह चुके इस इंडस्ट्री के। अब मैं क्या करूँगा कि मैं वैल्यू चेन में आऊँगा, वैल्यू चेन में देखूँगा कि क्या-क्या तरीके के प्लेयर्स हैं, कौन-कौन क्या कर रहा है एंड देन फिर हम एक डीप डाइव करेंगे इंडिविजुअल कंपनीज़ में वन बाय वन कि कौन-सी कंपनी क्या कर रही है। तो वैल्यू चेन में हम देखते हैं पहले कि थर्मल पावर बनती कैसे है, बिकॉज़ अगर आपको पावर समझ आएगी कैसे बनती है, फिर हम वैल्यू चेन में जाके बहुत सारे बेनिफिशियरीज़ इसके डिस्कवर कर लेंगे। तो थर्मल पावर की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इट इज़ जनरेटेड बाय कन्वर्टिंग हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेसिकली जो कोल है, कोल को यूज़ करके जो कोल इज़ यूज्ड टू बेसिकली बॉयल वाटर इनटू हाई प्रेशर स्टीम। पानी को जब आप उबालेंगे तो हाई प्रेशर स्टीम बनेगी। वो स्टीम क्या करती है, टरबाइन को बेसिकली रन करती है जिससे एंड व्हिच स्पिन्स अ जनरेटर टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। इन अ नटशेल ये हो रहा है। तो पहला प्रोसेस क्या है, हीट जनरेशन का। तो फ्यूल जैसे आपका कोल हो गया वो यूज़ होता है। इट इज़ बर्न्ड इन अ बॉयलर टू प्रोड्यूस एक्सट्रीम हीट। बॉयलर के अंदर बर्न करके कोल को एक्सट्रीम हीट प्रोड्यूस होती है। इससे स्टीम प्रोडक्शन होती है, तो हीट वाटर को बॉयल करती है फ्लोइंग थ्रू पाइप्स इनसाइड द बॉयलर। दिस ट्रांसफॉर्म्स द वाटर इनटू मैसिव अमाउंट्स ऑफ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम। फिर मैकेनिकल एनर्जी आती है कि हाई प्रेशर स्टीम जो है इट इज डायरेक्टेड एट हाई स्पीड ऑन टू फैन लाइक ब्लेड्स ऑफ स्टीम टर्बाइन। बेसिकली समझिए पानी को उबालने से स्टीम बन रही है, फिर स्टीम को डायरेक्ट करा जा रहा है ऑन स्टीम टर्बाइन, जिससे टर्बाइन बेसिकली जो प्रेशर होता है तो टर्बाइन रैपिडली स्पिन करती है विच कन्वर्ट्स द थर्मल एनर्जी इनटू काइनेटिक एंड मैकेनिकल एनर्जी। फिर क्या होता है, जो स्पिनिंग टर्बाइन होती है, तो टर्बाइन समझ सकते हैं एक पंखा होता है राइट, सो दैट फैन इज रोटेटिंग वेरी वेरी रैपिडली। तो स्पिनिंग टर्बाइन इज कनेक्टेड बाय अ शाफ्ट टू एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर। एज अ जनरेटर स्पिन्स इनसाइड द मैसिव मैग्नेट्स इट इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे जनरेटर स्पिन होता है इनसाइड मैसिव मैग्नेट्स, तो इलेक्ट्रिकल करंट बनता है और देन इलेक्ट्रिसिटी इज सेंट टू ट्रांसफॉर्मर्स टू बी बूस्टेड फॉर ट्रांसमिशन अक्रॉस पावर लाइन्स। तो इसके बाद क्या होता है, कंडेंसेशन एंड रिसाइक्लिंग होती है। आफ्टर पासिंग थ्रू द टर्बाइन स्टीम इज कूल्ड बैक इनटू लिक्विड वाटर in a condenser. This water is pumped back into the boiler to repeat the cycle.
तो ऐसे थर्मल पावर जनरेशन होती है। तो दिस इज़ हाउ वी सॉ कि एक तरीके का आपको कोल यूज़ कर रहे हैं वाटर को हीट करने के लिए, जिससे स्टीम बनती है, स्टीम से टरबाइन घूमती है, टरबाइन से क्या होता है जनरेटर के अंदर प्रोसेस होता है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनती है जो ट्रांसफार्मर पे चले जाती है। तो इन द नटशेल दिस इज़ हाउ थर्मल पावर इज़ मेड। अब यहाँ पे थर्मल पावर की जब हम बात करते हैं तो हम वैल्यू चेन देखते हैं। तो वैल्यू चेन में थर्मल पावर की कैसी कंपनीज़ है, कुछ कंपनीज़ है जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं। रॉ मटेरियल इसमें क्या यूज़ होता है, कोल यूज़ होता है एंड लिग्नाइट यूज़ होता है। तो कोल बनाने वाले कंपनीज़ आपकी कोल इंडिया है, राइट, जो अपनी प्रोडक्शन को एक्सपैंड कर रही है। 6-7% सीएजीआर से प्रोडक्शन एक्सपैंड हो सकती है। और फिर लिग्नाइट के अंदर एनएलसी एक इंडिया करके कंपनी है, उसकी भी हम बात करेंगे। कोल इंडिया भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स में ओडिशा में आ रही है। एनएलसी इंडिया भी लिग्नाइट के वन ऑफ द बिगेस्ट रिजर्व्स है इंडिया में। दे आर आल्सो डायरेक्टली फॉरवर्ड इंटीग्रेटिंग इनटू थर्मल पावर प्लांट्स, राइट। तो इन कंपनी के पास रॉ मटेरियल है। फिर रॉ मटेरियल के बाद कंपनीज आती हैं जो आपके बॉयलर, टर्बाइन्स एंड जनरेटर्स बनाती है, राइट। तो बीटीजी जिसको हम कहते हैं, right? तो बॉयलर, टर्बाइन्स एंड जनरेटर इज वेयर अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी इज इन्वॉल्व्ड एंड अ लॉट ऑफ नो हाउ इज इन्वॉल्व्ड। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कंपनीज लाइक भेल आएंगी, थर्मैक्स आएंगी, कंपनीज लाइक एल आएंगी। एंड इसके बाद क्या रहेगा कि आपका जब हम वैल्यू चेन को देखते हैं तो बैलेंस ऑफ पावर इक्विपमेंट आता है। बैलेंस ऑफ पावर इक्विपमेंट में क्या होता है कि कूलिंग जो टावर्स होते हैं उनको बनाने वाली कंपनीज होंगी, राइट। एंड और भी कंपनीज होंगी जो पावर प्लांट के आसपास का एरिया बनाएंगी। यहाँ तक इसके अंदर आपकी बीपीसी और सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनीज भी आएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पावर मैक करके एक कंपनी आएगी, राइट। एक अभी आई थिंक उसके बाद यहाँ पे एल एन टी के जो प्रोजेक्ट्स करके कंपनी है वो भी आएगी। फिर यहाँ पे डिफरेंट टाइप की और भी बिजनेसेस आती हैं। फिर आपकी कंपनीज आती है जो पावर की जनरेशन करती है। तो यहाँ पे अडानी पावर हो गया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो गया, एनएलसी इंडिया हो गया, ये सारी कंपनीज होगी। फिर आपकी ऐसी कंपनीज आती हैं जो पाइपिंग के अंदर हेल्प करती हैं। दीज आर द कंपनीज विच प्रोवाइड द HRSG pipes which carry the steam towards the different areas in the power plant, or there will be some companies which will be प्रोवाइडिंग पावर पाइप्स, जिससे आप जो वाटर की रिसाइकलिंग होती है, कंडेंसेशन होती है, तो वहाँ के लिए पावर पाइप्स प्रोवाइड करेंगी। देन देयर विल बी कंपनीज विद इन दिस वैल्यू चेन जो हीट एक्सचेंजर प्रोवाइड करती है इस वैल्यू चेन के अंदर, राइट। तो और भी अगर हम एंसिलरीज देखते हैं, राइट, तो देयर आर अदर कंपनीज विच आर लाइक इनटू एमिशन कंट्रोल आल्सो, कि जो आपका जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन होती है, जो फ्लू गैस प्रोड्यूस होती है थर्मल पावर से, तो उसको डीसल्फराइज करने के लिए देयर आर आल्सो कंपनीज व्हिच आर ऑपरेटिंग इनटू दिस। तो दिस इज हाउ द वैल्यू चेन इज। तो फ्यूल सप्लाई में कोल इंडिया और एनएलसी इंडिया, बॉयलर टरबाइन जनरेटर में भेल, थर्मैक्स, जी, त्रिवेणी टरबाइन, पाइपिंग एंड ट्यूबुलर के अंदर, पाइप्स के अंदर लाइक बॉयलर ट्यूब्स के अंदर एचआरएसजी स्पूल्स के अंदर, एचपी पाइपिंग के अंदर डी डेव, रत्नामणि, वीनस पाइप्स और इसजेक आता है। ईपीसी एंड बैलेंस ऑफ प्लांट के अंदर आपकी कंपनीज लाइक एल&टी, भेल, टाटा प्रोजेक्ट्स, पावर मैक, इसजेक, ये सारी कंपनीज आती है। पावर जनरेशन में एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर, अडानी पावर एंड टोरेंट पावर एंड एनएलसी इंडिया एंड साडा एनर्जी कम्स। एमिशन कंट्रोल में आपकी अगेन थर्मैक्स आती है, भेल आती है, इसजेक आता है, राइट। फिर ट्रांसमिशन एंड ग्रिड के अंदर बहुत सारी कंपनीज आती हैं जो ट्रांसमिशन करती हैं। ट्रांसमिशन इज द सेपरेट टॉपिक फॉर लाइक डिस्कशन समडे। तो ये तो हमने ब्रीफ में वैल्यू चेन डिस्कस करी। अब मैं एक-एक पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन में जाके पहले बताऊँगा वैल्यू चेन में है क्या और फिर कौन-सी कंपनी क्या कर रही है यहाँ पे। तो दैट विल मेक इट इवन मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू। नाउ जस्ट बिफोर आई गो फॉरवर्ड, इफ यू आल्सो वांट टू लर्न कि हम ऐसे बिजनेस एनालिसिस को या ऐसी इंडस्ट्रीज को कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, कैसे सिंपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स वी टीच इन दी एसओआईसी मेंबरशिप। तो एसओआईसी मेंबरशिप के अंदर हम आपको बिजनेस एनालिसिस कैसे करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, हाउ यू कैन गो अबाउट क्रिएटिंग योर ओन फाइनेंशियल प्लान। एंड इसके साथ-साथ यहाँ पे 3 एडेड बोनसेस हैं। पहला एडेड बोनस क्या है? स्टॉक स्कैन्स की मेंबरशिप। इसके साथ-साथ क्या एडेड बोनस है? एआई मास्टर क्लास। एंड उसके साथ-साथ क्या एडेड बोनस है? दैट इज़ द एसओआईसी मार्केट सिग्नल्स, जिसमें हम एवरी 14 डेज़ में ओवरऑल ऑफ मार्केट व्यू करते हैं। एंड साथ-साथ ऑल द एसओआईसी वेबिनार्स आर पार्ट ऑफ द एसओआईसी मेंबरशिप। So as a gesture of us completing 6 years in this journey on YouTube, we have taken out a coupon code by the name of Thank You 6, and you can register for the SYC membership and stock scans by using Thank You 6 in the description box below. With this, let's now straight away go towards the detailed breakdown of the value chain, which company is doing what एंड किस कंपनी में क्या यहाँ पे कम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकती है और कौन कौन सी कंपनीज इंटरेस्टिंग काम कर रही हैं। तो पहले तो हम जो जनरेशन साइड की वैल्यू चेन है वहां पे आके डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज देखते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कोल इंडिया की, क्योंकि कोल इंडिया की आज इंडिया के अंदर 80% के आसपास मार्केट शेयर है व्हेन इट कम्स टू कोल माइनिंग। एंड इसके साथ साथ इनका जो टारगेट प्रोडक्शन है दैट इज 1.15 बिलियन टन का। आई थिंक FY 25-26 में क्लोज टू 760 to 770 मिलियन टन का प्रोडक्शन करा था। तो प्रोडक्शन के अंदर 6 to 7% की CAGR ग्रोथ आ सकती है, राइट। तो अगर फेजेस देखते हैं कोल इंडिया के,
तो फेज़ जो 1 था, तो उस टाइम पे एक बार जब बस्ट हुआ था, दैट इज़ 2013 टू 2020 के बीच में, तो कोल प्रोडक्शन स्टॉल हो गई थी। 3 टू 4% की ग्रोथ थी, 7 टू 8% की डिमांड थी। तो क्योंकि कोल ब्लॉक्स सुप्रीम कोर्ट ने कैंसल कर दिए थे। फिर 2021 के बाद लाइक टोटल इंडिया की कोल प्रोडक्शन 1.3 बिलियन हो गई है, जिसमें से बाकी 1-2 माइन्स हैं वो भी प्रोड्यूस करती हैं। एंड इसके बाद से कोल इंडिया के अंदर भी रिवाइवल आ रहा है प्रोडक्शन में। This is the addressable market for them because they have close to 80% of the market share. So addressable market अगर देखते हैं तो अगर 97 गीगावाट का एक्सपेंशन आता है तो that will imply a 5 to 6% CAGR growth in production for Coal India. तो Coal India 6 to 7% dividend yield पे ट्रेड करता है एंड Coal India खुद itself is also basically like forward integrating into thermal power plants. तो thermal power plants भी डाल रहे हैं ये इस टाइम पे ओडिशा के अंदर। तो लाइक इनके यहाँ पे अगर आप थर्मल पावर की कैपेसिटी देखते हैं तो 1.6 गीगावाट्स, 1.6 गीगावाट्स और 800 मेगावाट्स की, तो टोटल में 4 गीगावाट्स की कैपेसिटी कोल इंडिया भी इस टाइम पे थर्मल पावर के अंदर डालने की बात कर रहे हैं, राइट। तो दैट इज देयर, बट आई थिंक ब्रॉडली कोल इंडिया का 6-7% से ऊपर ग्रोथ आना मुश्किल है अंटिल अनलेस कोल के प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं, विच इज़ वेयर वैल्यू ग्रोथ आ सकती है। बट कोल इंडिया में क्या हो रहा है कि कोल इंडिया अपनी सब्सिडरीज को डीमर्ज कर रहे हैं, उसमें से एक सब्सिडरी डीमर्ज हुई है जो इस टाइम पे कंसल्टेंसी बिजनेस में बहुत एसेट लाइट बिजनेस है, हम उसकी डिस्कशन करेंगे माइनिंग में। बट बिफोर आई गो टू दैट देयर इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी दैट इज नोन एज एनएलसी इंडिया। तो एनएलसी इंडिया क्या करती है, ये लिग्नाइट की माइन जोन करते हैं। तो लिग्नाइट को आप ऐसे समझ सकते हैं, इट्स अ पुअरर फॉर्म ऑफ कोल, राइट। तो लिग्नाइट एक फॉर्म ऑफ कोल है जो वीकर फॉर्म ऑफ कोल है, मतलब पुअरर फॉर्म ऑफ कोल कह सकते हैं, ज़्यादा पोल्यूटिंग रहता है। बट लिग्नाइट की इंडिया के अंदर बहुत तमिलनाडु के अंदर काफ़ी बड़ी बेसिकली कैपेसिटी है लिग्नाइट की एंड लास्ट 70 ईयर्स से दे ओन दीज लिग्नाइट माइंस एंड इनका जो कैपेसिटी है 50 बेसिकली मिलियन टन्स पर एनम का है, जिसमें 20 मिलियन टन्स पर एनम का कोल का है, लिग्नाइट का 30 मिलियन टन्स पर एनम का कैपेसिटी है। एंड लिग्नाइट से इन्होंने फॉरवर्ड इंटीग्रेट करके थर्मल पावर में प्रोडक्शन करी है, जिसमें इनका ऑलमोस्ट 6 गीगावाट्स का पोर्टफोलियो है, 5960 मेगावाट्स का। साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी में भी बहुत अग्रेसिवली एनएलसी इंडिया एक्सपैंड कर रही है। एनएलसी इंडिया कंपैरेटिवली वर्सेस कोल इंडिया अगर हम बिजनेसेस पढ़ते हैं तो एनएलसी इंडिया के ग्रोथ टारगेट्स थोड़े से ज़्यादा अग्रेसिव है क्योंकि बेस इनका थोड़ा ज़्यादा छोटा है। तो एनएलसी इंडिया का अगर आप वैसे बिजनेस देखते हैं तो एनएलसी इंडिया लाइक तो कोल माइनिंग इनकी 9 मिलियन टन्स पर एनम की अभी जस्ट लाइक प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है साउथ कोल माइन की। साथ साथ जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं लाइक तो उनके साथ ये इनको भी रिसेंटली अवार्ड मिला है, लाइक तो दैट आल्सो दे आर गोइंग टू रीसेंट लाइक तो वो भी ये लोग ये कर रहे हैं, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। साथ साथ अगर देखते हैं तो थर्मल पावर के अंदर 660 मेगावाट की इस टाइम पे कैपेसिटी एडिशन कर रहे हैं, साथ साथ 303 मेगावाट की रिन्यूएबल में कैपेसिटी एडिशन है एंड एनुअल कोल प्रोडक्शन नियरली 20 मिलियन टन्स पर एनम के आसपास की है। तो ये तो अबाउट एनएलसी इंडिया एंड एनएलसी इंडिया के अंदर और चेक करते हैं तो नेक्स्ट 4 इयर्स में क्या बात कर रहे हैं कि जो माइनिंग है 50 मिलियन टन्स पर एनम की माइनिंग कोई 104 मिलियन टन्स पर एनम करना चाहते हैं, राइट। तो आज अगर इनकी टोटल रेवेन्यू देखते हैं तो टोटल रेवेन्यू में से 65% रेवेन्यू इनका थर्मल पावर से आ रहा है, माइनिंग से अभी 13% आता है, रिन्यूएबल पावर से 14% आ रहा है। सॉरी ये एसेट्स का स्प्लिट है, रेवेन्यू का स्प्लिट नहीं है। तो एसेट्स का स्प्लिट देखते हैं, साथ साथ अदर से 8% आता है। फिर ओवरऑल रेवेन्यूज देखते हैं तो उसमें से 8,800 करोड़ माइनिंग से आता है, जिसमें लिग्नाइट प्लस कोल की माइनिंग होती है। फिर फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर लिया लिग्नाइट और कोल को यूज करके थर्मल पावर प्लांट्स लगा लिए जो नियरली 6 गीगावाट्स के हैं, तो यहाँ से 14,443 करोड़ का रेवेन्यू आता है। रिन्यूएबल पावर से इनका नियरली 726 करोड़ का रेवेन्यू आता है, विच इज स्टिल लेसर। तो टोटल एसेट्स कंपनी क्या 65,000 करोड़ के एंड इट इज वन ऑफ द पीएसयूज विच इज ग्रोइंग रियली फास्ट एट द मोमेंट, राइट। तो अगर हम बात करते हैं एनएलसी इंडिया की तो ये आपको ग्रोथ प्लान दिखेंगे। कोल गैसिफिकेशन की भी बात कर रहे हैं तो कोल गैसिफिकेशन एज ए एडेड बोनस मैं टुवर्ड्स दी एंड 1-2 स्लाइड्स में कवर करूंगा। तो लाइक एनएलसी इंडिया की बात करते हैं तो 2030 तक इनका टारगेट है कि अपनी थर्मल पावर कैपेसिटी को नियरली 80% से ग्रो करेंगे, 6 गीगावाट से 10 गीगावाट से जाना चाहते हैं। वैसे जो रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी है उसको 1.7 गीगावाट से 10 गीगावाट्स के आसपास लेके जाना चाहते हैं एंड बाय FY47 लाइक आई थिंक FY30 के बाद थर्मल पावर ग्रो नहीं करेगी, पर जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको ये ग्रो करते रहेंगे, राइट। सो दैट इज द टारगेट दैट देव टेकन कि जो पोर्टफोलियो रिन्यूएबल एनर्जी का उसको 6x ग्रो करना है, बट दैट इज लाइक अगेन रिन्यूएबल पार्ट ऑफ द प्लान है। बट नियर टर्म में थर्मल पावर में भी नियरली 60 to 70% का एक्सपेंशन आ रहा है इनका। तो पाइपलाइन इनकी 2030 तक के प्रोजेक्ट्स की ऑलरेडी रेडी है।
तो these are the कैपेक्सेस दैट दे हैव अनाउंस्ड। तो थर्मल पावर के अंदर 21,781 करोड़ का कैपेक्स है, राइट। सो लाइक एक ये दिस इज इन द ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में देखते हैं, राइट। तो ये जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं दीज आर इन यूपी, राइट, जहाँ पे ये 1.98 गीगावाट्स की कैपेसिटी लगा रहे हैं। वेराज अपकमिंग प्रोजेक्ट्स देखते हैं, ओडिशा के अंदर है जो 2.4 गीगावाट्स का है। देन 800 मेगावाट का ओडिशा में एक और है, एंड देन अगेन सेकंड एक्सपेंशन है 1 गीगावाट की, और राजस्थान में लिग्नाइट थर्मल है 375 मेगावाट्स का। तो ये टोटल जो एक्सपेंशन है नियरली 49 to 50,000 ऑड करोड़ की कंपनी कर रही है थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर। सो एनएलसी इंडिया इज वन ऑफ द कंपनीज जिनका बेस छोटा है, और पीएसयूज में इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग पीएसयू पावर एंटिटीज बिकॉज बेस साइज इज लेसर, राइट। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें भी एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो बट रिन्यूएबल एनर्जी हम इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, बट मैं ब्रीफली उसको भी कवर कर लूंगा कि इनके ग्रोथ प्लान्स कैसे रहते हैं। सो दीज आर द एनएलसी इंडिया केपेक्स प्लान्स, राइट। तो ओवरऑल अगर आप कैपेक्स देखते हैं तो थर्मल पावर में 44,000 ऑड करोड़ का केपेक्स है, टोटल केपेक्स 1 लाख ऑड करोड़ का है, एंड थर्मल पावर में 44,452 करोड़ का केपेक्स है। ग्रीन एनर्जी में 33,000 करोड़ का है, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं बाकी रेयर अर्थ मेटल्स में, बाकी अदर रिलेटेड में जो क्रिटिकल मेटल एरियाज हैं, तो वहाँ पे 10,000 करोड़ का केपेक्स है। और माइनिंग इटसेल्फ के अंदर 13,000 करोड़ का केपेक्स इस टाइम पे एनएलसी इंडिया के अंदर चल रहा है, राइट। तो एनएलसी इंडिया के अंदर एक बारी मैं आपको ग्रोथ प्लान्स भी दिखाता हूँ कि ओवर नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स क्या इन्होंने अपने प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल रखे हैं। अभी एनएलसी इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शंस देखते हैं, तो फ्रॉम 17,500 करोड़ ऑफ रेवेन्यू कंपनी इज प्रोजेक्टिंग की 37,713 करोड़ की रेवेन्यू हो जाएगी। ईबिटा कंपनी का एक्सपैंड होएगा फ्रॉम लाइक 42% टू 50%। तो बेसिकली अगर आज कंपनी का क्लोज टू 7,000 to 8,000 करोड़ का एबिटा है, तो कंपनी कह रही है कि दिस एबिटा विल गो टूवर्ड्स 18,000 to 19,000 ऑड करोड़ के आसपास ईबिटा जाएगा। तो ईबिटा विल मोर देन डबल। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,700 करोड़ से 5,300 करोड़ जा सकता है, बिकॉज डेप्रिसिएशन बढ़ेगी तो शायद से बहुत ज़्यादा आपको वो नहीं दिखेगा प्रॉफिट ग्रोथ, बट ईबिटा ग्रोथ यहाँ पे 7,475 करोड़ से नियरली 20,000 करोड़ का कंपनी ईबिटा कर सकती है ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। एसिड बेस भी कंपनी का 1 लाख करोड़ के आसपास से बढ़ेगा, बिकॉज कैपेक्स साइज इतना है, right? So this is what the company is doing, and this is one of the faster growing power company when it comes to the PSU sector. अब हम बाकी टाइप ऑफ कंपनीज देखते हैं कौन सी कंपनी क्या करती है, फिर एक दो छोटी कंपनीज भी आती हैं जो इंटरेस्टिंग काम कर रही है पावर सेक्टर में। तो एक कंपनी आती है CMPDIL। तो CMPDIL क्या करती है, तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ कंसल्टेंसी बिजनेस। तो कंसल्टेंसी बिजनेस क्या है कि ये बताती है कि इस एरिया में इतना कोल होएगा, इस एरिया में इतना बेसिकली आप माइन कर सकते हैं, इस एरिया में माइन बना दिया तो आपको ऐसे बनानी होगी। तो एक कोल इंडिया की एक डीमर्ज्ड एंटिटी है, जहाँ पे क्लाइंट बेस इनका 38 से 76 गया है। 61% मार्केट शेयर है इनका व्हेन इट कम्स टू कंसल्टेंसी एंड एज अ लाइक एडवाइजर टू मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड इंडिया। एंड साथ साथ यहाँ पे क्या करते हैं, जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन में 46% रेवेन्यू आती है। माइन की प्लानिंग और डिजाइनिंग कैसे करनी है वहाँ से 21% आते हैं, एनवायरमेंटल सर्विसेज से 17 आते हैं, एंड सर्वेज और जियोमैटिक से 15% की इनकी रेवेन्यू आती है। तो इनके पास लाइक 58 रिग ड्रिलिंग फ्लीट है, जो बेसिकली ये बताती है इनका काम क्या है कि ये ढूंढना कि कहाँ पे और कोल कितना है, कहाँ पे माइन की डेप्थ कितनी है। एज अ कंसल्टेंट दे ऑल्सो सजेस्ट कि कहाँ पे आपको जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन करनी पड़ती है। दिस इज द बिजनेस मॉडल ऑफ CMPDIL। तो इन अ नटशेल यू कैन जस्ट थिंक ऑफ इट एज मैकेंसी फॉर लाइक कोल माइनिंग और माइनिंग इंडस्ट्री इन जनरल, कि कंसल्टेंसी देते हैं कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट करना है तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। इस कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल्स देखते हैं तो आपको दिखेगा कि इट्स अ वेरी एसेट लाइट बिजनेस, राइट। तो ओवर द इयर्स हम स्टॉक स्कैन्स पे देख रहे हैं तो कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है 10 to 15 ऑड परसेंटेज की रेवेन्यू ग्रोथ है, बट पैट ग्रोथ कंपाउंडर टाइप है। तो 300 करोड़ का पैट 600 ऑड करोड़ का हो गया अभी। तो वही पैट ग्रोथ आपकी 15 ऑड परसेंटेज की आ रही है काफ़ी टाइम से। बट वेराज अगर आप कैश कन्वर्जन देखेंगे तो बहुत अच्छी दिखेगी आपको। CFO टू पैट नियरली 100% है, CFO टू EBITDA बहुत हेल्दी है, एंड स्पेशली अगर आप EBITDA मार्जिन देखेंगे तो 30 to 40% के बीच में EBITDA मार्जिन चल रहे हैं, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो मोर देन 30 ऑड परसेंटेज है। ऐसे बिजनेस में यूजली क्योंकि एसेट लाइट होते हैं तो कैश होता है ऑन द बैलेंस शीट। तो अगर आप कैश ऑन द बैलेंस शीट भी हटा के देखेंगे तो ऐसी कंपनीज में जो बेसिकली अगर आप कैश इक्विवेलेंट देखते हैं तो आज 1,400 करोड़ का कैश है बैलेंस शीट पे, पूरी बैलेंस शीट ही 3,200 करोड़ की है। तो नियरली 40% प्लस ऑफ द बैलेंस शीट इज इन कैश। तो बिजनेस की यूनिट इकोनॉमिक्स फिनोमिनल रहती है क्योंकि कंसल्टेंसी ओरिएंटेड बिजनेस है। तो ये भी आपकी थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर एक तरीके की आता है, बिकॉज कोल इंडिया अगर एक्सपेंशन कर रही है तो थर्मल पावर के लिए कर रही है।
So in a way, this company also ends up benefiting, right? So it's a proxy type business to Coal India's expansion. Like now, these are some of the companies who are doing power generation and expansion. Adani Power को discuss करेंगे, NTPC है, JSW Energy है, Vedanta Power is a must discuss company and Sarda Energy company है. तो पहले मैं आपके साथ साडा एनर्जी और अडानी पावर की बात कर लेता हूँ. आई थिंक अडानी पावर को पहले देखते हैं. तो आज अडानी पावर का नियरली 18.33 गीगावाट्स का करंट ऑपरेटिंग कैपेसिटी है. एंड इसमें से 10.8 गीगावाट इनका ऑर्गेनिक है, 7.45 इनऑर्गेनिक है. माने जो खुद से बनाया हुआ ऑर्गेनिक कितना है और जो बाहर से खरीदा है वो 7.45 है. 13.3 गीगावाट्स की न्यू एक्सपेंशन कर रहे हैं. एंड इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो अडानी पावर का EBITDA 5,500 करोड़ का है. बट अडानी पावर का बहुत एम्बिशियस कैपेक्स प्लान है, 2 लाख करोड़ का कैपेक्स प्लान है. एंड दिस इज ऑल द वे टिल FY 31-32, जिसके न्यूक्लियर पावर भी है, थर्मल पावर भी है. And this capex plan runs all the way for the next 6 to 7 years that the company is doing. So this is the capex plan, right? तो अभी capex step up क्या है, तो deployed 25,000 करोड़ annually FY 27 में, फिर 33,000 करोड़ FY 28 में. एंड टारगेट क्या है कि आज की जो कैपेसिटी 18.33 गीगावाट से इसको 42.1 गीगावाट करना है. एंड इन्होंने 100% लॉक इन कर लिया लैंड अवेलेबिलिटी एंड बॉयलर टर्बाइन एंड जनरेटर की फॉर अनदर 23.7 गीगावाट्स ऑफ थर्मल पावर एक्सपेंशन दैट दे डूइंग. Right, so one of the most aggressive, actually the most aggressive thermal power capacity addition is being added by Adani Power in the industry right now. And like 60% of the addition अभी upcoming capacity और brownfield in nature है जिसका execution timeline 3 to 5 years का है versus 5 years for greenfield. राइट. सो अगेन तो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी ऑफ कोल काफ़ी है इंडिया के अंदर, 400 बिलियन टन्स ऑफ कोल है. नेक्स्ट 200 ईयर्स का इंडिया के अंदर कोल अवेलेबल है. वेयर ओनली 20 डेज की गैस है, तो हम कोल गैसिफिकेशन की बात करेंगे. अडानी इज द लार्जेस्ट थर्मल पावर प्रोड्यूसर इन इंडिया. And also like they've acquired a lot of assets and successfully turned them around, nearly 7.5 gigawatts of asset. Plant availability इनकी 90% plus रहती है over the many years, so they're operating the plant at a very good utilization. EBITDA margin highest इनका sector में. And also the thing is कि their like capex plans are also intact because capital structure इन्होंने इस business का better बनाया है versus some of the other companies that they have. Right, so this is what they're doing. These are the mines that they operate. And right, so these are the coals that they import. Like so again जो mines के पास इनके coal plants लगे हैं. I think they have plants located very close to the mines. And like so again this gives them an integration benefit and being close to the mines benefit, which is what is leading to one of the highest EBITDA margins within the industry at the moment, right? So again an integrated play when it's come to thermal power capacity, right? खुद के IPP setup है, independent power producer है. Handling capacity है 74 million tons per annum of coal की, 22 million tons per annum of fly ash की. Then like तो उसके अलावा फिर 18,500 रे की इक्विवेलेंट ऑफ फ्यूल हैंडल्ड एनुअली है. साथ साथ पोर्ट भी खुद के अडानी पोर्ट्स, तो इंपोर्ट करना भी ईजी है, राइट. एंड डेली मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक कोल रिग्स, लोडिंग एंड अनलोडिंग करते हैं. तो 65 जो रैक्स हैं वो सर्कुलेशन में. एंड साथ साथ अगेन मटीरियल हैंडलिंग के अंदर भी इन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट करी है. जस्ट लाइक अडानी पोर्ट्स, अगेन अ कंप्लीटली इंटीग्रेटेड प्लेयर व्हेन इट कम्स टू अडानी पावर एट द मोमेंट, राइट. सो ऑल थिंग्स इफ यू चेक इन ऑल देयर pipeline and all their plants, right. So these are the growth projects and the plants that are coming up, right. So again they have the land, equipment, they have ordered environment and clearance. इनकी 3 plants की नहीं आई, उनकी भी आई जाएगी. एंड लाइक सो ऑर्गेनिकली 23.7 गीगावाट्स का एक्सपेंशन ये लोग कर रहे हैं, जिसमें से 13.3 गीगावाट का PPA ऑलरेडी इन्होंने अग्री कर लिया, right. So 60% brownfield expansion. I think in the thermal power industry they have one of the biggest advantage because of this, right. So that is giving them an advantage over some of the other companies and just purely comes to thermal power. इसके अलावा देखते हैं फ्री कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखते हैं. बट यहाँ पे तो कैपेक्स फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा, फ्री कैश फ्लो तो यहाँ पे बनेगा नहीं क्योंकि कैपेक्स ही कैपेक्स है कुछ टाइम के लिए, राइट. सो 20,000 odd करोड़ का है, तो हर साल 25 से 27,000 करोड़ का केपेक्स है, तो 1,80,000 करोड़ का है. तो दैट इज देयर. सो अगेन लार्ज पोर्शन ऑफ द केपेक्स इनका फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से ही फंड होएगा. बट सम डेट दे विल स्टिल हैव टू टेक बिकॉज एट द एंड दे आर गेटिंग इनटू अ कैश जनरेटिंग एसेट. तो आई थिंक अडानी पावर का जो कैपेक्स प्लान है ओवर द नेक्स्ट 6-7 years इज द वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री, एक्चुअली द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री फॉर अ प्राइवेट सेक्टर प्लेयर. एंड न्यूक्लियर पावर में भी इन्होंने रिसेंटली एंटर करा है अभी. वन ऑफ द कंपनीज टू वॉच आउट फॉर, बट फ्रूट्स ऑफ द कैपेक्स विल बी बैक एंडेड बिकॉज नियर टर्म के अंदर जो ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उनका डेप्रिसिएशन बढ़ेगा, पैट ग्रोथ नहीं दिखेगी. बट इनके
2029-2030 से पैट ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, डेप्रिसिएट लाइक ईबिटा ग्रोथ काफ़ी दिख सकती है अडानी पावर के अंदर। तो ये तो अडानी पावर था। अब एक और छोटी कंपनी आती है सारडा एनर्जी नाम की। तो सारडा एनर्जी ने एसकेएस पावर का प्लांट लिया था, 600 मेगावाट के प्लांट लिए थे, लाइक 2 प्लांट लिए थे 300 मेगावाट ईच, राइट। सो दैट इज़ व्हाट दे डिड। तो इसके अंदर ये अभी एक्सपेंशन ला रहे हैं, यहाँ पे कैपेसिटी को 1.2 गीगावाट्स लेके जाना चाहते हैं, डबल करना चाहते हैं इस प्लांट को। एंड लाइक सो दे हैव जस्ट आई थिंक सुप्रीम कोर्ट का इन पे केस डिसमिस हो गया। बट यहाँ पे इवेंचुअली सारडा एनर्जी का अगर आप बिजनेस प्लान देखते हैं तो व्हाट दे आर डूइंग इज दैट, तो पहले तो 1.2 गीगावाट तक FY30 तक ये अपने प्लांट की कैपेसिटी डबल करना चाहते हैं एसकेएस की। देन अपार्ट फ्रॉम दिस देव ऑल्सो अक्वायर्ड कोल ब्लॉक्स, एंड कोल ब्लॉक्स की भी एक्सपेंशन कर रहे हैं, जिससे इनका मार्जिन इंटैक्ट या फिर मार्जिन एक्सपैंड हो सकता है लाइक फॉर सारडा एनर्जी। एंड जस्ट फ्रॉम अ मेटल एंड माइनिंग प्लेयर इट विल बिकम अ डाइवर्सिफाइड एनर्जी प्लेयर, बिकॉज हाइड्रो पावर में भी एंड सोलर पावर में भी दे आर डूइंग वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स, राइट। सो इट इज़ वन ऑफ द कंपनीज विच हैज हैड अ वेरी strong bottom line growth over the years if you just check। तो हमने दिगन सर के साथ ये कंपनी को कवर करा था, आपको याद होगा, अपने माइनिंग एंड मेटल पॉडकास्ट में। तो नियरली 1000 करोड़ का कंपनी का इस टाइम पे पैट है। तो ऑलमोस्ट 3500 करोड़ टू 4000 करोड़ तक का EBITDA हो सकता है FY30 में। बट इट विल बी अ लंपी बिजनेस, बिकॉज मेटल की भी प्रॉफिटेबिलिटी चॉपी होती है, पावर की भी चॉपी रहती है। बट नियरली 3500 टू 4000 करोड़ का कंपनी EBITDA कर सकती है। एंड थर्मल पावर प्लांट में भी इनका कैप लाइक मार्जिन बढ़ेगा, बिकॉज वंस दे गेट देयर ओन कोल from the mines which are nearby, then there will be availability of raw material which will lead to basically better margins for Sarda Energy, right? So that is also one of the companies that exist over here। तो ये जनरेशन साइड की कंपनीज हैं। फिर JSW एनर्जी है। JSW एनर्जी का इतना बड़ा लाइक एक्सपेंशन नहीं है, तो मतलब थर्मल पावर साइड पे, रिन्यूएबल एनर्जी साइड और बैटरी एनर्जी स्टोरेज साइड पे बहुत बड़ा एक्सपेंशन आ रहा है इनका। तो लाइक थर्मल पावर की साइड पे देखते हैं, तो थर्मल पावर की साइड पे 3.2 गीगावाट्स की कैपेसिटी का एक्सपेंशन है। बाकी हाइब्रिड, हाइड्रो, विंड और इन सारी चीज़ों का एक्सपेंशन है, तो इसलिए इसको बहुत डिटेल में नहीं कवर करते, बिकॉज देर लाइक इनका 33% ही आज इनका जो पोर्टफोलियो है दैट इज लॉक्ड इन वाया थर्मल, राइट। तो जनरेशन कैपेसिटी, इंस्टॉल कैपेसिटी में 42% थर्मल है। तो इंस्टॉल कैपेसिटी इनकी 20% CAGR पे ग्रो करेगी टिल 2030, बट देर आर अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम थर्मल ऑल्सो विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस पर्टिकुलर ग्रोथ फैक्टर। तो लाइक JSW एनर्जी से आगे निकलते हैं, बट JSW एनर्जी में भी क्विकली जस्ट कवरिंग कि 3.2 गीगावाट का जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स है, तो अगेन यहाँ पे दे आर डूइंग दिस एक्सपेंशन 3.2 गीगावाट्स की। so that is the expansion that they're coming out with, right? So like तो installed capacity है like 5.6 gigawatts की। तो साथ साथ 3.2 गीगावाट्स की नियर टर्म एक्सपेंशन आ रही है, 1.8 गीगावाट्स अंडर पाइपलाइन है, तो इनकी भी थर्मल कैपेसिटी डबल हो सकती है। बट अगर आप ओवरऑल प्लान देखते हैं JSW एनर्जी के, तो आई थिंक जो इनका 32 गीगावाट्स तक का प्लान है, उसमें बाकी सारा इनका रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा, राइट। तो इट इज़ अ मिक्स एंड मैच ऑफ थर्मल एंड बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी। तो अनदर कंपनी डैट कम्स इज NTPC, बट NTPC का जो आज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, तो उसमें 9.6 गीगावाट इन्होंने ऐड करा था। तो दे आर ऑल्सो डूइंग कैपेक्स, बट NTPC का भी इंडिया के अंदर लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स का। एंड बट NTPC के अंदर आप देखते हैं तो 34 गीगावाट्स की लाइक दे आर डूइंग अंडर कंस्ट्रक्शन है और कैपेसिटी, जिसमें से 16.5 गीगावाट थर्मल पावर प्लांट्स की है। तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी की 16-17% एडिशन इनकी थर्मल पावर की आ रही है, which will be done over a year of like span of 3 to 4 years. Again, they are also doing a lot of expansion in renewables. But another company which comes up over here is Vedanta Power, which is also very interesting because इनका 4.2 gigawatt का आज capacity है, right? So तीन इनके close to इनके 4 plants हैं, and 4.2 gigawatts का इनका capacity है इस time पे, and they are doing a 3x expansion। तो इट्स अ स्पिन ऑफ फ्रॉम वेदांता। तो वेदांता पावर नाम की जो ये कंपनी है, एंड 15 लाइक आज कंपनी का जो रेवेन्यू है नियरली 8900 ऑड करोड़ का है, राइट। तो इसके अलावा देखते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू 8900 ऑड करोड़ का है, और कंपनी का जो EBITDA है इस टाइम पे 1500 ऑड करोड़ का है वेदांता पावर का।
तो वेदांता पावर में भी काफ़ी एक्सपेंशंस लाइंड अप है। तो थर्मल में जो इनका एक्सपेंशन अगर हम देखते हैं तो जो इनका अथीना करके जो पावर प्लांट है इट हैज़ लिंकेजेस टू कोल माइंस, तो इन्होंने Q4 में ही सिक्योर करी है। सो दे आर एक्सपेक्टिंग टू इंक्रीज द कैपेसिटी फ्रॉम 4.2 गीगावाट्स टू 12 गीगावाट्स एंड दे वांट टू ग्रो द रेवेन्यू फ्रॉम 8900 करोड़ टू ऑलमोस्ट 38,000 करोड़, EBITDA फ्रॉम 1500 करोड़ टू मोर देन 10,000 करोड़ प्लस। होता है नहीं होता देखना पड़ेगा, बट इट इज़ ऑल्सो अनदर कंपनी विच लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग प्राइमा फेसी, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ बिजनेस विच हैज़ बेसिकली गाइडिंग फॉर वेरी अग्रेसिव कैपेसिटी एड्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो आई थिंक अभी आज जो मार्केट कैप है वेदांता पावर का नियरली 16,000 करोड़ का है। तो let's see if these projections that the management gave during demerger come to light or not, but will be interesting. But this is what the generation side looks like. तो अडानी पावर का प्राइवेट सेक्टर के अंदर सबसे बड़ा कैपेसिटी ऐड है जो 42.1 गीगावाट्स का है। एनटीपीसी भी काफ़ी बड़ा केपेक्स करी है, बट ये रिन्यूएबल पावर भी है इसके अंदर। थर्मल पावर का भी ऐड है इसके अंदर, रिन्यूएबल पावर का बहुत बड़ा ऐड है, राइट। बट अडानी पावर का आई थिंक केपेक्स वेलोसिटी 33,000 करोड़ होगा पीक पे। सारडा एनर्जी नेक्स्ट 4 ईयर्स में अपनी थर्मल पावर कैपेसिटी को डबल करना चाहती है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 20% के आसपास के सीएजीआर से अपनी इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी को बढ़ाना चाहती है, वेयरएज़ वेदांता पावर अपनी कैपेसिटी को ऑलमोस्ट 3 टाइम्स करना चाहती है। तो इनमें से अगर मेरे को कोई बिजनेसेस स्टडी करने हैं, अगर मेरे को सिर्फ थर्मल वाले पढ़ने हैं, तो मे बी आई स्टडी एन अडानी पावर और सारडा एंड अ वेदांता। JSW more from a diversified mix. NTPC is too large, so though again it is a business which will be sort of like like slow compounder types, but others के अंदर potential है कि after 2-3 years की EBITDA growth नॉन लीनियर हो पाए जब इनके पावर प्लांट्स लाइव चले जाएंगे। सो नाउ आई हैव डिस्कस द जनरेशन साइड ऑफ द थिंग्स कि जनरेशन साइड पे कैसा लगता है। एसिड लाइट के अंदर वो CMPDI बिजनेस काफ़ी अच्छा है कंसल्टिंग के अंदर, कोल इंडिया भी है, बट एक NLC इंडिया भी है जिसकी इंटीग्रेशन के अंदर काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी एक्सपेंशन इस टाइम पे आ रही है, एंड उनका भी ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का केपेक्स है। And they're just not in lignite, they're going into thermal, renewable energy, and also basically जो rare earth metals है उसकी भी वहाँ पे इस टाइम पे काम चल रहा है। लेट्स सी कि अपार्ट फ्रॉम द लिग्नाइट थर्मल और भी वो क्या करते हैं, बट दैट इज ऑल्सो PSU विच विल बी ग्रोइंग फास्टर देन NTPC इट सीम्स। तो दिस इज विद द जनरेशन साइड ऑफ थिंग्स, होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आया हो। अब हम चलेंगे टुवर्ड्स बॉयलर, टर्बाइन एंड जनरेटर, and also we'll discuss some of the companies which are into the piping and the tube segment. So with this, let's go forward. Now coming to the second part of the value chain, that is the BTG, that is boiler, turbines and generators and the EPC players, right? तो अगर हम anatomy देखते हैं इसकी, तो value chain देखते हैं, तो इसमें EPC एंड टर्नकी कंपनीज आती है, जिसमें जैसे भेल हो गया, L&T पावर हो गया, तो अगेन साथ साथ पावर मैक जैसी बहुत सारी कंपनीज आती हैं इसके अंदर जो EPC सॉल्यूशंस देती हैं। L&T एंड पावर मैक जैसे इसमें स्पेशलाइज करेंगी। फिर कोर इक्विपमेंट कंपनीज आती हैं जो बॉयलर, टर्बाइंस एंड जनरेटर्स देती हैं, जिसके अंदर आपके लाइक्स ऑफ भेल, L&T, सिमेंस एनर्जी, त्रिवेणी टर्बाइन एंड थर्मैक्स आती है बॉयलर्स में। एंड देन फिर बैलेंस ऑफ प्लांट इक्विपमेंट है जो बाकी पूरा प्लांट बनाने के लिए, थर्मैक्स आती है कूलिंग सॉल्यूशंस में, लाइक कूलिंग एंड एमिशंस में। सिमेंस एनर्जी आती है T&D एंड ऑटोमेशन में, एंड साथ साथ आपके बेसिकली आगे हम देखेंगे कि और क्या प्रोवाइड करती है। एंड साथ साथ देर आर अदर कंपनीज ऑल्सो, जैसे VATech, वाबाग भी वाटर कूलिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, बट उनके परसेंटेज ऑफ बिजनेस में पावर थोड़ा कम बैठता है। तो नाउ जस्ट स्टार्टिंग विद भेल। तो भेल की आज की ऑर्डर बुक क्लोज टू 2.4 लाख करोड़ की, जिसमें से 80% ऑफ द ऑर्डर बुक इज फ्रॉम द पावर सेक्टर। अपार्ट फ्रॉम दिस, भेल के अंदर क्या है कि भेल बॉयलर्स भी बनाते हैं, तो मैन्युफैक्चर सब क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल इको फ्रेंडली बॉयलर्स एंड पल्वराइजर्स, जिसमें कोल पल्वराइज होता है बनने के लिए, तो भेल बॉयलर्स बनाते हैं। भेल टर्बाइंस भी बनाते हैं, राइट, जनरेटर्स भी बनाते हैं, बैलेंस ऑफ प्लांट इक्विपमेंट भी बनाते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम भी बनाता है। तो भेल is like a monopolistic to monopoly type business. It is the single most critical entity in the value chain. Without भेल, India cannot build power plants at scale. And भेल अभी इस टाइम पे बहुत ऑर्डर्स दे रहा है। भेल की वजह से पावर पाइपिंग इंडस्ट्री या प्रोसेस पाइपिंग इंडस्ट्री जब मैं डिस्कस करूंगा, तो भेल की वजह से डाउनस्ट्रीम पे बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं इस वजह से, है। तो भेल के पास खुद के पास अभी 2.4 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक इस टाइम पे बिल्ड हो चुकी है। फिर हम और प्लेयर्स देखते हैं, तो लाइक यहाँ पे बाकी जो कंपनीज आती हैं, तो दिस इज़ अगेन भेल के केस में, तो भेल को भी काफ़ी बड़े ऑर्डर्स मिले। आई थिंक NTPC का 21,000 ऑड करोड़ का ऑर्डर मिला है, एंड इट इज़ द ओनली इंडियन कंपनी केपेबल ऑफ फुल्ली डोमेस्टिक EPC एग्जीक्यूशन एट 660 मेगावाट टू 800 बेसिकली मेगावाट एंड अबव। एंड ऑल्सो इट इज़ कंपनी जहाँ पे बुक टू ऑर्डर बिल अभी 7.4 टाइम्स चल रहा है। दैट इज़ द मतलब कंपनी का रेवेन्यू अपॉन सेल्स देखते हैं।
तो जितने भी बॉयलर टर्बाइन्स जनरेटर्स जो भी इनसाइड अ थर्मल पावर प्लांट जाता है, दैट इज व्हाट भेल मैन्युफैक्चर्स, राइट? सो दैट इज व्हाट द एडवांटेजेस। फिर एल पावर आता है कि अनलाइक भेल की जो वॉल्यूम ड्रिवन अप्रोच है, एल ऑपरेट्स इन सिलेक्टिव प्रिसीजन एंड फोकसेस कंप्लीटली ऑन द लार्ज स्केल एंड द सुपर एंड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स। तो अगर आप इनके सुपर क्रिटिकल कैपेबिलिटीज देखते हैं तो इनका डीप टेक कोलैबोरेशन है मित्सुबिशी और हिटाची के साथ। साथ साथ बियॉन्ड थर्मल भी लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर पावर के इक्विपमेंट के अंदर भी हैं। तो इट्स अ वेरी इंजीनियरिंग ओरिएंटेड बिजनेस। तो रिसेंटली अगर आप थर्मल पावर प्लांट देखते हैं तो इनको 15,000 ऑड करोड़ का अडानी पावर से लाइक ऑर्डर अवार्ड हुआ था, एंड दैट इज देयर। एंड ऑल्सो एनटीपीसी से नियरली 22,500 करोड़ का ऑर्डर अवार्ड हुआ था। सो दिस वाज फॉर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन छत्तीसगढ़ एंड बेसिकली झारखंड के अंदर। एंड साथ साथ जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन है तो उसके लिए भी इनको ऑर्डर्स अवार्ड हुए थे रिसेंटली। तो बट दिस इज पार्ट ऑफ द लार्जर एल एन टी ग्रुप। लार्जर एल एन टी ग्रुप बहुत चीज़ें कर रहा है। तो पावर इज वन ऑफ द सेक्टर्स जिसमें थर्मल पावर एंड न्यूक्लियर पावर आर सम ऑफ द टू ऑफ द की कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू दैम, right? So that is what they do. So I think these are the projects which I talked about which they were awarded. One was from Adani, and second one was here in Jharkhand which they were awarded 22,500 odd crores का, right? So that is there. तो ये EPC भी provide कर रहे हैं and साथ साथ कुछ कुछ critical equipment भी अंदर thermal power plants के देते हैं। Then there is Thermax. तो Thermax के लिए भी power is one of the segments. तो Thermax has expertise in in basically boilers. So Thermax typically has been known for providing BTG equipment, and साथ साथ Thermax का इस टाइम पे काम क्या है कि Thermax के जो boilers हैं that is the core of the business when it comes to thermal power plants. तो recently 1600 crores का इनको एक boiler का contract award हुआ था। एंड जब थर्मैक्स के केस में देखते हैं तो थर्मैक्स एक्चुअली में इट्स एन एमएनसी एंड दे हैव लाइक इन लाइक अगर ऑर्डर बुक आप देखते हैं ओवरऑल तो इनका 40% इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस है, 47% इंडस्ट्रियल इंफ्रा में, जिसके अंदर पावर प्लांट्स आते हैं, 7% इनका ग्रीन सॉल्यूशन से आता है। तो पावर प्लांट्स वाला जो बिजनेस है इनका, जो ये जिसमें बॉयलर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हीटर प्लांट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, so that is close to half of the basically like business for them today. So this is also another one of the proxies, but Thermax की valuation हमेशा से ही high रही है, like even in a down cycle it has always been given a high valuation. Super cyclical business Thermax is, so that is one of the risk factors that one always needs to consider, right? So that is there. So these are the other products that Thermax makes. तो जो बैलेंस ऑफ प्लांट इक्विपमेंट होता है दैट इज 40 to 50% ऑफ अ कॉस्ट। तो थर्मैक्स इसके अंदर स्पेशलाइज करते हैं कूलिंग सिस्टम, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम एंड एमिशन कंट्रोल यूनिट्स के अंदर। बट वैल्यूएशन थर्मैक्स का जनरली हाई रहता है हमेशा, आई डोंट नो व्हाई, बट इट हैज ऑलवेज ट्रेडेड एट अ हायर वैल्यूएशन। बट दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट इट मेक्स। एमिशन कंट्रोल करने के लिए, ताकि सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज ना एटमॉस्फेयर में, नॉक्स कंट्रोल के लिए ये FGD सिस्टम्स बनाते हैं, एंड ये वाटर ट्रीटमेंट एंड कूलिंग सोल्यूशंस के लिए भी सिस्टम बनाते हैं, राइट? तो इसके बाद हमारी कंपनी आती है त्रिवेणी टर्बाइन। तो त्रिवेणी टर्बाइन इज अ कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स टर्बाइंस एज द नेम सेज। तो ये स्टीम टर्बाइन मार्केट के अंदर है। तो जो आपकी स्टीम जब निकलती है हीट होने के बाद, तो वहाँ पे टर्बाइन जो घूमती है वो ये बनाते हैं। बट दे आर इनटू द लेस देन 100 मेगावाट इंडस्ट्रियल स्टीम टर्बाइन मार्केट। ये एकदम टिपिकल बिग थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स में नहीं, लाइक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के अंदर होंगे, जहाँ पे लेस देन 100 मेगावाट की स्टीम टर्बाइन मार्केट है। इनकी ऑर्डर बुक अभी ग्रो करी है, बट एक्चुअली में मोर देन थर्मल दे आर बेनिफिटिंग फ्रॉम कंबाइंड साइकिल प्लांट्स। तो कंबाइंड साइकिल प्लांट्स थोड़ा सा मैं आपको ऑफ टॉपिक जाकर समझाता हूँ। जो नेचुरल गैस पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं जो यूएस के अंदर बहुत लग रहे हैं, जिसमें टीडी पावर अपना नेचुरल गैस जेनसेट दे रहा है, तो वहाँ पे कंबाइंड साइकिल प्लांट्स लग रहे हैं। कंबाइंड साइकिल प्लांट्स क्या होते हैं? जब आपकी नेचुरल गैस पावर प्लांट्स होती हैं तो लाइक उसके अंदर गैस से आपकी पावर प्रोड्यूस हो रही है, सेम प्रोजेक्ट हो रहा है, स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, फिर आपका जनरेटर चल रहा है, राइट, एंड अगेन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो वहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि कंबाइंड साइकिल प्लांट्स में जो स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, स्टीम को भी कैप्चर करके दे आर जनरेटिंग पावर, राइट? सो दैट इज द थॉट प्रोसेस ऑफ दिस, राइट? कि जो स्टीम है उसको भी आप कैप्चर करके स्टीम एनर्जी भी लाइक आप बनाएंगे, तो स्टीम टर्बाइन लगेगी वहाँ पे। तो ये जो कंबाइंड साइकिल प्लांट है, तो नेचुरल गैस प्लांट प्लस योर कंबाइंड साइकिल प्लांट हैज अ बेटर एफिशिएंसी वर्सेस जस्ट अ स्टैंड लोन नेचुरल गैस पावर प्लांट। अब इसके अंदर एक चीज यूज होती है जिसको हम HRSG कहते हैं, हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर। तो इसमें पाइपिंग लगती है जो आप हीट रिकवरी करते हैं। तो इसकी जो पाइपिंग है वो एक कंपनी इंडिया में बनाती है, DE डेवलपमेंट इंजीनियर्स के नाम की, जिनको GE से अभी ऑर्डर्स मिले हैं, आई थिंक न्यूटर्स इरेक्सन से अभी ऑर्डर्स मिले हैं। तो वो पाइपिंग के अंदर है,
वेराज त्रिवेणी टर्बाइंस यहाँ पे स्टीम टर्बाइन में है। वेराज अगर आप टीडी पावर की बात करते हैं तो टीडी पावर इन जेनसेट्स के अंदर है। जी वेरनोवा की बात करते हैं तो इन टर्बाइंस के अंदर है। आजाद इंजीनियरिंग की बात करते हैं वो टर्बाइन की ब्लेड्स के अंदर है, राइट। तो एक ग्राफिक से आप कितनी कंपनीज ढूंढ सकते हैं, दैट इज द ब्यूटी ऑफ इन्वेस्टिंग, राइट। तो त्रिवेणी टर्बाइन यहाँ स्टीम टर्बाइंस के अंदर है, और एस डी डेव यहाँ पे HRSG पाइपिंग में रहेगी, राइट। सो अगेन दिस इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं तो अभी क्या चल रहा है। तो डेटा सेंटर्स की वजह से कंबाइंड साइकिल प्लांट की ऑर्डर बुक बढ़ रही है, तो इंक्वायरीज काफ़ी आ रही है इनके पास अभी। एंड अगेन अगर आप कॉन कॉल देखते हैं तो टिपिकल गैस टर्बाइन प्लांट 30-35% एफिशिएंसी पे ऑपरेट करता है। कंबाइंड साइकिल प्लांट जिसमें स्टीम भी होती है, स्टीम टर्बाइंस भी होती है, दैट ऑपरेट्स एट अ 50% टाइप एफिशिएंसी। And this makes the like capturing electricity even more efficient, right? So that is there. तो यूएस के अंदर बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं, इनकी ऑर्डर बुक इंक्वायरी 1% ऑफ यूएस से 15% चलेगी है, क्योंकि जितने भी नेचुरल गैस पावर्ड प्लांट्स लगे हैं वहाँ पे यूएस में डेटा सेंटर्स के लिए, थियोरेटिकली ऑल ऑफ देम इन द आफ्टर अ सर्टेन साइज, बिकॉज दीज आर लार्जर प्लांट्स, beyond 50 megawatts can be converted into combined cycle plants. So this is a TAM, this is an interesting emerging opportunity in data center exports landscape, but let's see how it takes place. But more than a thermal power play, it is a combined cycle power and a steam power play, right? So steam turbine power play. So that is with Triveni turbines. Another one which comes is Siemens Energy. तो Siemens Energy क्या करता है, turbines and generators देता है। तो इंडिया के अंदर जो 55% ऑफ स्टीम टर्बाइंस आज की इंस्टॉल्ड है, जो आपकी यहाँ तक आपके थर्मल पावर प्लांट्स में भी इंस्टॉल्ड है, ऑल ऑफ देम हैव बीन गिवन बाय Siemens Energy। क्रिटिकल मार्केट लाइक इनके पास इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं लोग, एंड सो दैट इज देयर। एंड अगेन दे आर नॉट जस्ट इनटू दैट, तो प्लांट ऑटोमेशन हो गई, स्काडा सिस्टम्स हो गए, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो उसमें भी ये लोग ऑपरेट करते हैं इस टाइम पे, तो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन स्टैक में भी है। बट दिस इज अगेन लार्ज गैस टर्बाइंस भी देते हैं, बट गैस टर्बाइंस इंडिया में मार्केट डेड है, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 20 डेज का गैस का फी लाइक प्रोडक्शन और फीड स्टॉक है। वेराज लाइक जो स्टीम टर्बाइंस है तो वहाँ पे ये थर्मल पावर के अंदर डायरेक्टली एक्सपोज्ड है, बट इट इज़ वन ऑफ द बिजनेस पोर्टफोलियोज फॉर देम, बट इट्स टू लार्ज ऑफ अ कंपनी दैट इज Siemens Energy, बट वेरी यूनिक बिजनेस दैट एग्जिस्ट। तो सीमेंस के आगे बात है हम ईपीसी कंपनीज में। तो इसमें ईपीसी कंपनीज कौन सी आती हैं, इंड्योर एंड मैगो आती है, राइट। सो पावर मैक आती है, एल आती है, देन शपूरजी पलौंजी आती है, एंड ब्लू स्प्रिंग आती है। सो एंड साथ साथ एक और कंपनी आती है रिफेक्स इंडस्ट्रीज, जो आपके ऐश हैंडलिंग के अंदर है, क्योंकि कोल का एक बाय प्रोडक्ट ऐश होता है, तो आपको फ्लाई ऐश भी हैंडल करनी होती है। फ्लाई ऐश टाइल वाइल और सीमेंट विमेंट में लगती है। तो हम पावर मैक को थोड़ा सा डीप डाइव करके देखेंगे। तो पावर मैक के अंदर आज 55,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जिसमें माइन डेवलपमेंट का भी है, बट अगर आप एक्सक्लूड करेंगे तो 15 to 16,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जिसमें प्रीडोमिनेंटली थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं एंड O&M है, उनका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है। तो इनका 20% मार्केट शेयर है इंडिया की पावर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के अंदर। इनको भी थर्मल पावर के काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं इस टाइम पे पावर मैक को, राइट। तो क्योंकि भेल और एल के खुद के पास अभी 2.8 लाख करोड़ के डायरेक्ट ऑर्डर्स हैं, विच इज क्रिएटिंग अ 60,000 करोड़ टाइप पाइपलाइन फॉर पावर मैक इन इंस्टॉलेशन, सिविल वर्क एंड बैलेंस ऑफ प्लांट इक्विपमेंट, राइट। तो 3 स्टेप्स हैं इनके बिजनेसेस में। एक तो ईपीसी करते हैं, अभी इनको 1800 मेगा लाइक एक 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट मिला है भेल से, राइट। तो ईपीसी में जस्ट ऑर्डर मिला है। देन इसके अलावा देखते हैं तो एमडीओ प्रोजेक्ट है, जहाँ पे माइनिंग डेवलपमेंट कर रहे हैं इस टाइम पे, ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, ऑलमोस्ट 38 to 40,000 नॉट करोड़ का है। देन अभी इनको जो सिविल वर्क होता है या ईपीसी वर्क होता है, तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के उसके भी ऑर्डर्स मिले हैं। तो दिस इज व्हाट द बिजनेस इज। इरेक्शन टेस्टिंग एंड कमीशन में काम करते हैं ईटीसी में, दैट इज पावर एंड नॉन पावर। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में करते हैं, राइट। सो अगेन बेसिकली दैट इज देयर। एंड सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं पावर प्लांट्स का, एंड माइनिंग डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस में, विच इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ देयर ऑर्डर बुक एट द मोमेंट टुडे। बट अगर हम माइनिंग में एमडीओ को हटा के देखते हैं, तो पावर एंड नॉन पावर के अंदर अभी इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी आ रही है, राइट। तो यहाँ पे लाइक तो थर्मल पावर में भी सर्विसेज काफ़ी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी JSW थर्मल एनर्जी से इनको सिविल एंड स्ट्रक्चरल वर्क मिले हैं फॉर बॉयलर टर्बाइन एंड जनरेटर एरिया। तो यहाँ पे अगेन उसका सिविल और स्ट्रक्चरल वर्क जो है पूरा ईपीसी काम करेगा। तो इनको 800 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है वेस्ट बंगाल में। दिस ऑर्डर इज फॉर 1,000 odd crores, राइट। तो ऑर्डर्स हैव स्टार्टेड फ्लोइंग इन फॉर पावर मैक, एंड पावर मैक इज लीवरेज टू द दिस थर्मल पावर साइकिल, राइट। तो दिस वाज देयर इन द कॉन कॉल। तो दे secured a couple of large orders in EPC, O&M and civil and ETC business,
एंड लाइक जो इरेक्शन और सिविल वर्क का बिजनेस है, एंड दे सिक्योर्ड लाइक दिस लार्ज ऑर्डर फ्रॉम भेल। तो सिमिलरली ऐसा ही लार्ज ऑर्डर इनको भी JSW थर्मल एनर्जी से भी मिला 20 जून को, राइट। सो कंपनी अभी आई थिंक 12,000 करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो टारगेट कर रही है विद मोर देन 20% रेवेन्यू ग्रोथ and margin expansion happening over the next 1 to 2 years. So this is with Power Mech. Power Mech मेरे को EPC में L&T के साथ सबसे इंटरेस्टिंग कंपनी लगती है अगर किसी को थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स को प्ले करना है। देन देयर इज ब्लू स्प्रिंग करके एक छोटी सी कंपनी है, बट अगेन दिस इज इनटू ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पावर प्लांट्स। तो अभी वेदांता का इनको O&M कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बट इसमें मार्जिन बहुत कम है। अभी बिग कॉन्ट्रैक्ट मिला है इनको, बट नॉट कवरिंग दैट मच इन डेप्थ। बट आप ऐसे समझ सकते हैं O&M करती है, बेसिकली ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस दिखती है थर्मल पावर प्लांट्स के। L&T है, तो L&T का जो लाइक एनर्जी सेगमेंट है, राइट, सो दैट हैज़ ग्रोन एट 36% ईयर ऑन ईयर। तो L&T रिगार्डलेस, अगर आप मिडल ईस्ट पे भी बुलिश हैं, वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन होता है, तो L&T इज़ वन ऑफ द कंपनीज विच एग्जिस्ट ओवर देयर, एंड L&T इज ऑल्सो बेनिफिशियरी ऑफ मिडल ईस्ट रीबिल्ड एंड ऑल्सो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स, ऑल ऑफ देम लाइक आर अ पार्ट ऑफ द ऑर्डर बुक फॉर L&T। तो L&T के अंदर जो भी एनर्जी सेगमेंट है, दैट विल बी मोर देन 30% ऑफ देयर ऑर्डर बुक टुडे, राइट। तो L&T में अगेन एनर्जी से भी काफ़ी ऑर्डर बुक के अंदर इन्फ्लेक्शन आ रहा है अभी। L&T के अंदर अभी जो टोटल ऑर्डर बुक है 7,40,000 करोड़ की है, जिसमें से एनर्जी सेगमेंट देखते हैं तो एनर्जी सेगमेंट से आई थिंक मोर देन 1,40,000 to 1,50,000 करोड़ की ऑर्डर बुक कंपनी पास है। तो अगेन एनर्जी इज क्लोज टू मोर देन 20% ऑफ देयर ओवरऑल ऑर्डर बुक एट द मोमेंट, एंड ऑर्डर इनफ्लोज भी इनके बढ़ रहे हैं। तो L&T is sort of like a HDFC Bank type bet of the infra in the energy sector. But again, L&T पढ़ने से क्या मिलता है? L&T को पढ़ने से ये सीखने को मिलता है कि किस सेक्टर में केपेक्स हो रहा है। तो इनका थर्मल पावर है, यहाँ पे इनका केपेक्स नंबर्स बढ़ रहे हैं इस टाइम पे, बिकॉज इनको ऑर्डर्स काफ़ी इस टाइम पे ये मिल रहे हैं। एक और कंपनी आती है, दैट इज रिफेक्स इंडस्ट्रीज, इसके अंदर विच हैज 3 बिजनेस यूनिट्स, ऐश हैंडलिंग, विंड एंड लाइक कॉर्पोरेट मोबिलिटी। बट ऐश इज द सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ ऐश। तो ऐश कैसे बनती है? जब रॉक कोल एक्सट्रैक्ट होता है तो उसमें 35% मिनरल मैटर ऐश होता है। कोल क्रश होती है फाइन पाउडर में टू इंक्रीज सर्फेस एरिया फॉर कंबशन। बॉयलर के अंदर जब कंबशन होती है, जिससे हीट जनरेट होती है स्टीम के लिए, तो वहाँ पे जो मिनरल मैटर होता है वो ऐश बन जाता है, रेसिड्यू। फिर जो बैग हाउस होता है तो उसमें जब डालते हैं तो उसमें आपके फाइन फ्लाई ऐश पार्टिकल्स फ्रॉम फ्लू गैस कैप्चर हो जाते हैं। देन कलेक्ट करते हैं इसको, एंड दीज आर यूज फॉर सीमेंट और कॉन्क्रीट, एंड अनयूटिलाइज्ड ऐश इज मिक्स्ड विद वाटर फ्रॉम स्लरी पम्प टू ऐश पॉन्ड्स, राइट। तो दिस इज व्हाट द कंपनी डज, इट इज इनटू द ऐश लाइक हैंडलिंग सर्विसेज, एंड ऑल्सो क्या कहाँ पे ये इंडस्ट्रीज में सेल करती है, दैट इज सीमेंट कॉन्क्रीट में ऐश यूज होती है, ब्रिक्स ब्लॉक्स एंड टाइल्स में होती है, लो लाइंग एरिया रिक्लेमेशन एंड माइन फिलिंग में होती है, एंड रोड्स एंड फ्लाईओवर्स में ऐश यूज होती है, क्योंकि पावर प्लांट्स के लिए इट्स मैंडेटरी टू यूटिलाइज 100% ऑफ द ऐश, राइट। सो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी की रेवेन्यू 4 ईयर्स में 46% CAGR पे ग्रो करी है, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट कंपनी व्हेन इट कम्स टू thermal ash management in the country. So they are servicing more than 40 plants, जिसमें NTPCs, other Gencos, Adani Power, all these clients are included, right? And because power demand is also rising, so their business is also increasing. So it is one of the faster growing proxies when it comes to the thermal power. बट अगेन इट्स लाइक अ प्रॉक्सी, क्योंकि जो बेसिकली रेसिड्यू है उससे ये काम कर रहे हैं। तो रिफेक्स इंडस्ट्री में आई थिंक अगर आप सेल्स ग्रोथ और ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो आई थिंक इस क्वार्टर में 57% की सेल्स ग्रोथ थी, और लास्ट 3 ईयर्स के अंदर इनका पैट 41 करोड़ से 204 करोड़ हो गए। फाइनली इस साल कैश फ्लो बने, लास्ट ईयर कैश फ्लोज नहीं बने थे, बट बोरोइंग्स कंपनी की काफ़ी वेल कंटेन्ड है। तो यू हैव टू चेक कि हाउ मच दिस ऐश बिजनेस इज ग्रोइंग, बिकॉज अदर दिस EV लीज बिजनेस और ये सब मेरे को इतना समझ नहीं आता। आप खुद एक बार इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हैं। आइडिया इज टू पिन पॉइंट कि ये पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन भी है जिसमें अच्छी खासी ग्रोथ आ रही है। तो फ्लाई ऐश मैनेजमेंट की जो टोटल एस्टिमेटेड अपॉर्चुनिटी है साल की, आई थिंक लाइक अगर हम सिर्फ फ्लाई ऐश दिखते हैं तो 8500 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है, एंड जो पॉन्ड ऐश मार्केट है वो 67,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है। तो अपॉर्चुनिटी साइज में तो आई थिंक कमी नहीं है। आई थिंक ओवर नेक्स्ट 7 years दिस अपॉर्चुनिटी साइज इज ओनली गोइंग टू ग्रो, because as more thermal power plant comes up, more ash will get produced. As more ash is produced, more of it will be collected and sold to the likes of cement plant, concrete plants, etc., etc. So it is a business that operates within that landscape. तो EPC के लिए देखते हैं, तो EPCs में यही है कि केपेक्स 1.8 टाइम्स बढ़ने वाला है।
तो इसमें आप पावर मैक देख सकते हैं, एल पढ़ सकते हैं, रिफैक्स इंडस्ट्रीज पढ़ सकते हैं, राइट, सीमेंस एनर्जी पढ़ सकते हैं ब्रॉडर प्ले के लिए, त्रिवेणी टर्बाइंस अगर आपको डेटा सेंटर का कंबाइंड साइकिल प्लांट्स देखना है जिसमें एच पाइपिंग में आपकी डी डेवलपमेंट भी आती है. सो दिस इज व्हाट इज ऑल देयर इन ईपीसी. थर्मैक्स बॉयलर्स में अच्छी टेक्नोलॉजी अन की, बट थर्मैक्स अगेन इट इज़ अ ह्यूज कंपनी, बट थर्मैक्स में इस टाइम पे लाइक वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सपेंसिव है थर्मैक्स की. पावर मैक और ये सारी चीज़ें आप इंडिपेंडेंटली एक बारी बढ़ सकते हैं पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन में, ताकि आप एक बारी खुद का व्यू बना पाए इन बिजनेसेस में. आर पॉइंट जस्ट टू पॉइंट टुवर्ड्स द वैल्यू चेन कि कहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है. अब हम चलते हैं फाइनली टुवर्ड्स द पाइपिंग एंड सम ऑफ द अदर कंपनीज विच आर लेफ्ट इन द वैल्यू चेन एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो. तो अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द पाइपिंग प्लेयर्स एंड द गियर मैन्युफैक्चरर्स. तो पाइपिंग प्लेयर्स में देयर आर 4-5 कंपनीज विच कम. वन इज वीनस पाइप्स. सो वीनस पाइप्स नाम की एक कंपनी आती है जिसको बेल से ऑर्डर्स मिल रहे हैं. डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स आते हैं जिनको बेल से काफ़ी बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं. स्कॉडा ट्यूब्स आता है एंड रत्नमणि यहाँ पे आता है. दीज आर द कंपनीज विच आर प्रेजेंट इन द पाइपिंग सोल्यूशंस. बट पाइपिंग सोल्यूशंस को ये समझने के लिए कि कौन सी कंपनी कहाँ ऑपरेट करती है विद इन द थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, व्हाट आई हैव डन इज दैट कि वी हैव जस्ट डन अ वेरी डिटेल्ड सॉर्ट ऑफ क्लॉड, मतलब हम लोग वैसे सिखाते हैं हाउ टू यूज़ एआई एफिशिएंटली. तो ये एक तरीके की प्रेजेंटेशन है जहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी कंपनी का पाइप कहाँ यूज़ होता है. तो बॉयलर्स में देखते हैं जहाँ पे वाटर वॉल ट्यूब, सुपर हीटर एंड इकोनोमाइजर यूज़ होता है, तो वहाँ पे वीनस पाइप्स की ट्यूब्स यूज़ होती हैं. रत्नावनी की टर्बाइंस में होती है टीओ ट्यूब्स यूज़. डी डेवलपमेंट की कंडेंसर में भी होती है जो फीडर लाइक फीड वाटर बैक टू द बॉयलर लेके जाती है. तो ये इसमें बहुत क्रिटिकल अप्रूवल्स चाहिए रहते हैं. देन स्कॉडा ट्यूब्स की देखते हैं तो ये एफजीडी और एमिशन नॉर्म्स में यूज़ होती है, तो लेसर क्रिटिकल एरिया है. फाइनली वेल्सपन की देखते हैं तो एक कूलिंग सिस्टम में यूज़ होती है. तो विद इन द प्लांट वीनस, रत्नावनी और डी डेव की ही ट्यूब्स यूज़ हो रही हैं. तो इफ यू वांट टू चेक टू इफ लाइक दिस इज इवन मोर डिटेल्ड, राइट. तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ कोल एंड बॉयलर पे तो आपको नीचे दिखेगा कि बॉयलर क्या है. तो यहाँ पे फर्नेस वॉल होती है, सुपर हीटर होता है, रीहीटर होता है एंड यहाँ पे 540 टू 600 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है. तो एवरी ट्यूब हेयर मस्ट बी इंडियन बॉयलर रेगुलेशन सर्टिफाइड. तो इसमें रत्नामणि, स्कॉडा ट्यूब्स, वीनस और डीडेव आते हैं. तो वीनस या डीडेव यहाँ पे फैब्रिकेटेड पार्ट्स और हेडर्स और स्टीम ड्रम्स असेंबलीज देते हैं. तो बैरियर्स टू एंट्री यहाँ पे 4 स्टार रहेगा. रत्नावनी फुल यहाँ पे प्रोवाइड करता है एंड वीनस यहाँ पे एज स्टेनलेस स्टील ट्यूब एलॉयज देता है वो सुपर हीटर एंड रीहीटर जोन्स, राइट. तो आगे देखते हैं जब टर्बाइन के अंदर बात करें तो टर्बाइन में रत्नावनी और डीडेफ की पाइप्स यूज़ होती हैं. तो यहाँ पे 5 स्टार बैरियर टू एंट्री रहेगा. तो रत्नावनी की केस में लार्ज बोर एलॉय सीमलेस पाइप्स फॉर मेन स्टीम एंड रीहीट सर्किट में जाता है. वैसे डीडेफ के केस में बाईपास सिस्टम्स कंप्लीट पाइपिंग मॉड्यूल्स रहते हैं यहाँ पे. सिमिलरली क्लिक कर दो कंडेंसर पे, तो कंडेंसर के अंदर रत्नामणि और वीनस है. तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील कंडेंसर ट्यूब्स यूज़ होती हैं, राइट, और हीट एक्सचेंजर ट्यूब्स यूज़ होती हैं. देन मैं बात करता हूँ लाइक फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन और एमिशंस में. तो यहाँ पे डी डेव के फैब्रिकेटेड फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन पाइपिंग सिस्टम यूज़ होते हैं और डक्ट मॉड्यूल्स यूज़ होते हैं. वीनस पाइप्स का भी यहाँ पे ट्यूब्स यूज़ हो रही है, रत्नामणि की भी हो रही है. कूलिंग सिस्टम्स में देखते हैं तो वेल्सपन कॉर्प सिर्फ कूलिंग सिस्टम के अंदर है बिकॉज वाटर ट्रांसमिशन के अंदर वैसे ही लाइन पाइप्स में है. तो very small part of the business, but they are mainly in the cooling systems, right. So this is what the value chain is and which is where companies operate. तो turbine steam piping में जहाँ पे P91 और P92 alloy qualification चाहिए which is the hardest grade. तो इसमें सिर्फ रत्नामणि और डीडेव है. एक और कंपनी है आई थिंक गुजरात इंस्ट्रूमेंट्स के नाम की, बट लाइक उनके पास अभी दैट इज ऑल्सो देयर. बॉयलर प्रेशर पाइप्स में देखेंगे इसमें 4 स्टार बैरियर टू एंट्री है. इसमें रत्नामणि, स्कॉडा, डीडेव तीनों ऑपरेट करते हैं. कंडेंसर ट्यूब में देखते हैं तो इसके अंदर लाइक इसमें वीनस हो गया और बहुत सारी कंपनीज है. और कूलिंग वाटर लाइंस में देखते हैं तो कमोडिटी पाइप्स हैं. बट यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर अगेन अगर आप क्लॉड का यूसेज देखते हैं वैल्यू चेन को मैप करने के लिए, तो डिफरेंट प्लेयर्स क्या कर रहे हैं. तो वीनस पाइप्स प्योर प्ले स्टेनलेस लाइक स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब मेकर है. तो इनका हीटर एंड रीहीटर ट्यूब्स है, राइट. इनकी एज है कि टेक्निकली डिमांडिंग प्रोडक्ट्स है. रत्नामणि में देखते हैं तो डाइवर्सिफाइड प्लेयर है. तो दे आर नॉट जस्ट इनटू थर्मल पावर प्लांट्स, दे आर इनटू मेनी अदर प्रोडक्ट्स. बट बोथ वीनस एंड डी डेव आर गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम भेल. डी डेव में देखते हैं तो ये फैब्रिकेटेड पाइपिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं. तो with Ratnavani or Venus sell you the raw tube or the pipe. DDEV takes that material, bends it, welds it, and fits flanges and delivers a ready to install piping assembly or pressure vessel module.
तो इन थर्मल प्लांट डीडेव सप्लाइज पाइपिंग सिस्टम फॉर हाई प्रेशर स्टीम सर्किट, राइट। तो ये हीट एक्सचेंजर्स के जो असेंबल्ड यूनिट्स हैं या फिर आपके जो टर्बाइन के अंदर प्लांट से लाइक आपके वो यूज़ हो रहे हैं लाइक आपके पाइप्स, तो वहाँ पे डी डेवलपमेंट ऑपरेट कर रहे हैं इस टाइम पे, राइट। तो अगर सबकी कैपेबिलिटी मैपिंग देखेंगे तो रत्नमणि में भी प्राइसिंग पावर हाई रहती है, वीनस में मीडियम रहती है, डीडेव में भी हाई रहती है। इंजीनियरिंग मार्कअप है तो मोर ऑफ एन इंजीनियरिंग कंपनी वर्सेस अ पाइपिंग कंपनी। वेल्सपन एक कमोडिटी एडजेसेंसी में लाइन पाइप्स है और स्कॉडा के लिए लोअर रहती है। So this is the usage of Claude that you can do to map out value chains. If you want to check how I've done this, you can join our course on how to invest using AI, which is there in the description box below. जहाँ पे आप रिसर्च करनी सीख सकते हैं। और भी बोनस में अगर हम कंपनीज देखते हैं, सो देर आर कंपनीज विच आर सॉर्ट ऑफ इनटू द मटेरियल हैंडलिंग। तो मटेरियल हैंडलिंग में देर आर कंपनीज जो आपकी जो लाइक दीज आर मैकेनिकल आर्टरीज लाइक विच मूव द फ्यूल इन एंड ऐश आउट। तो ये कोल कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं, गेयर बॉक्सेस होते हैं, ऐश एक्सट्रैक्शन होती है। तो आपने देखा होगा ये जो कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं जिसपे कोयला जाता है, राइट। सो इसमें एलिकॉन इंजीनियरिंग का मटेरियल हैंडलिंग बिजनेस है, थेजो इंजीनियरिंग का मटेरियल हैंडलिंग बिजनेस है जो कोल और मटेरियल हैंडलिंग में डील कर रहे हैं। Then apart from this, there are companies which are into gearboxes. So gears use होते हैं material handling में. So there are companies which are into that. There are companies like त्रिवेणी इंजीनियरिंग, जिसमें से त्रिवेणी gears का business इस टाइम पे डीमर्ज हो रहा है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग में शुगर और अल्कोहल बिजनेस है, gears का बिजनेस वहाँ से डीमर्ज हो रहा है, राइट। तो एलिकॉन की बात करिए, एलिकॉन गेयर बॉक्सेस भी देता है, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट भी देता है, तो इट इज़ ऑल्सो अ प्रॉक्सी। देन लाइक सो दैट इज देयर। देन मैकनेली भारत इसके अंदर है, इंड्योर भी इसके अंदर है, विच इज़ इनटू लाइक योर दिस ऐश एंड कोल लॉजिस्टिक्स में। तो एलिकॉन इंजीनियरिंग भी यहाँ पे एक प्रॉक्सी हो जाता है थर्मल पावर प्लांट्स में। देन वीएटेक वाबाक भी एक छोटा प्रॉक्सी है, बिकॉज दे आर इनटू डी मिनरलाइजेशन ऑफ प्लांट्स। बॉयलर वाटर जो होता है उसको प्योरीफाई करता है, बॉयलर फीड वाटर को। एंड ऑल्सो इंडस्ट्रियल स्केल फिल्ट्रेशन होती है और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज बनाने में प्लांट्स में यूज आते हैं, राइट। सो दैट इज ऑल्सो देयर, बट स्मॉल पार्ट ऑफ द ऑर्डर बुक, बट वाटर इज लिटरली यूज एवरीवेयर, right? So this is one of the companies that exist. Then finally, the last company which is there is Triveni Engineering, जो स्टीम टर्बाइन्स में सबको ट्रांसमिशन गियर्स बना के देती है, सीमेंस को, मैन एनर्जी सॉल्यूशंस को, भेल को, दुसान को, मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज को एंड त्रिवेणी टर्बाइन्स को, राइट। सो इट्स देयर, बट स्मॉल पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन, बट वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस बिकॉज इट्स बीन ग्रोइंग at almost 21% CAGR. Order backlog has grown by 24% CAGR. They do a EBIT margin of 35%. So they're doing something unique. You can check our video out on Triveni Engineering. So in a nutshell, if I want to talk about all the companies, तो I think मैं एक बारी sum up कर देता हूँ आपके लिए, and then we'll जो coal gasification है उसकी एक 3 minutes की वीडियो है जो डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स के अंदर पिंड है। तो एक बारी वीडियो को सम अप करने के लिए सारे प्लेयर्स को एक बारी सम अप कर देना, कौन सा प्लेयर कहाँ इंटरेस्टिंग लगता है। यहाँ पे जो हमने पूरी वीडियो में सारे प्लेयर्स कवर करे, तो जनरेशन में देखते हैं तो कोल इंडिया की ग्रोथ स्लो रहेगी 5 to 7% की। एनएलसी इंडिया की कोल इंडिया से फास्टर होगी। फिर अडानी, सारडा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, वेदांता, ये सब अपनी कैपेसिटीज मोर देन डबल कर रहे हैं। बॉयलर, टर्बाइंस और जनरेटर्स में देखेंगे तो भेल की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है बट वैल्यूएशन महंगी है। एलएनटी की एंट्री बैरियर बहुत अच्छी है बट ग्रोथ डिसेंट है, तो वैल्यूएशन भी ओके ओके है। थर्मैक्स की वैल्यूएशन खराब है, ग्रोथ भी अच्छी ठीक है बट एंट्री बैरियर काफ़ी हाई है। सीमेंस की ग्रोथ भी अच्छी है, एंट्री बैरियर भी हाई है बट वैल्यूएशन थोड़ी सी खराब है। त्रिवेणी टर्बाइंस के अंदर एंट्री बैरियर बहुत हाई है बट ग्रोथ अभी लाइक उतनी अच्छी नहीं है, इनका तो डीसी पार्ट ऑफ द ग्रोथ इन्फ्लेक्ट होना चाहिए। एलएनटी के अंदर देखते हैं, ईपीसी के अंदर तो ग्रोथ अच्छी है, बैरियर टू एंट्री स्केल है। पावर मैक के अंदर भी ग्रोथ अच्छी है, रिफेक्स में ग्रोथ अच्छी है बट अदर बिजनेसेस की स्ट्रैटेजी नहीं पता कि ये विंड में क्या कर रहे हैं, ईवी लीसिंग में क्या कर रहे हैं, वेरी टफ टू टेल। सीएमपीटीआई में दोनों ग्रोथ अच्छी है और बैरियर टू एंट्री एग्जिस्ट करता है बिकॉज कंसल्टेंसी में कोल इंडिया ज़्यादा लोगों को ट्रस्ट नहीं करेगा। पाइपिंग में वीनस पाइप्स में बैरियर टू एंट्री मीडियम है, ग्रोथ अच्छी है। रत्नावनी में ग्रोथ मीडियम है बट बैरियर टू एंट्री हाई है। डीडेव में दोनों ग्रोथ एंड बैरियर टू एंट्री हाई है बट लॉ बहुत सिक्लिकल बिजनेस है क्योंकि 10 ईयर की साइकिल्स होती हैं, पीक भी बहुत लंबे समय के लिए होता है। वेल्सपन में ग्रोथ डिसेंट है बट बैरियर टू एंट्री हाई है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग में दोनों ग्रोथ और बैरियर टू एंट्री हाई है। एलिकॉन इंजीनियरिंग भी आप देख सकते हैं, उसमें भी ग्रोथ मीडियम है बट बैरियर टू एंट्री हाई रहेगा। So this was in a nutshell some of the thermal power capex beneficiaries. I will urge you to use this video to as a starting point जहाँ से आप इस सेक्टर बारे में और रिसर्च कर पाए। इसके साथ हम लोग इस वीडियो की कंक्लूजन की टूवर्ड्स चलते हैं। सो इन कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो हम लोग ये देख सकते हैं कि कैसे थर्मल पावर की अभी भी नीड है, कितना बड़ा केपेक्स हो रहा है। फिर हमने वैल्यू चेन की बात करी कि कुछ कंपनीज रॉ मटेरियल साइड में
कुछ कंपनीज यहाँ पे प्लांट के इक्विपमेंट प्रोवाइडिंग की साइड में, कुछ कंपनीज पावर जनरेशन की साइड में, एंड देन फिर पावर जनरेट होने के बाद ट्रांसमिशन की साइड में भी कुछ कंपनीज हैं। तो दिस वाज द एंटायर वैल्यू चेन, एंड देन फाइनली हमने ईच एंड एवरी प्लेयर डिस्कस करा कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है, कौन सी कंपनी कितना बड़ा केपेक्स कर रही है, कौन सी कंपनी को कैसे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, एंड वी ब्रोक डाउन द एंटायर वैल्यू चेन टू सिंप्लीफाई इट वंस एंड फॉर ऑल फॉर यू। आपको सबसे इसमें से फैसिनेटिंग कंपनी कौन सी लगी? डू ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन बिलो, and also let me know ki what were your top learnings from this particular video. With this, I'll see you in the next business analysis of SOIC. Jai Hind.